चलिए, हेलो एवरीवन। हेलो बच्चा। एक्चुअली उस टाइम थोड़ा सा अर्जेंट वर्क आ गया था, इसलिए मुझे क्लास को ऑफ करना पड़ा था, सॉरी। चलिए, हम अपनी जर्नी को दोबारा से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जो है अच्छे से पढ़ के भी आए होंगे और दोबारा से आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे। और हम जिस तरीके से हम अपने सेशन में आगे बढ़ रहे हैं उस सेशन को उसी तरीके से उसी वे में मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने नॉर्सेट पर पूरा नॉर्सेट या नॉर्सेट के अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं उन पर उसी तरीके से ध्यान देंगे जिस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चा कि which of the following would the nurse include in teaching plan for the 32-year-old female client requesting information about using a diaphragm for the family planning। पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखिए कल हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम कॉन्ट्रासेप्टिव ही पढ़ रहे थे, डायफ्राम नहीं पढ़ा हमने। बाकी हमने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ा था और आपने इससे पहले जस्ट क्लास देखी होगी, तो उसमें आपने को कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ में साझा कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है बच्चा। चलिए, तो मैंने कहा बच्चा डायफ्राम की बातें करते हैं और समझाता हूं मैं आपको डायफ्राम के रिगार्डिंग। डायफ्राम एक आपका सर्वाइकल बैरियर मेथड होता है। डायफ्राम आपका कैसा मेथड होता है? मैंने कहा डायफ्राम आपका एक सर्वाइकल बैरियर मेथड होता है, पता होना चाहिए। ये आपका एक सर्वाइकल बैरियर मेथड है। सर्विक्स को आपका बैरियर कर देता है, मतलब आपके जो स्पर्म है उनको जाने से रोक देता है, किधर की तरफ सर्विक्स में नहीं जाने देगा, सर्विक्स में जाने से रोक देगा। ये इसका काम होता है। किसका? ये आपका काम होता है बेटा जी डायफ्राम का। मैंने कहा यस सर, सर्वाइकल बैरियर है ये। ठीक है। अगर मैं बात करूं ये किसका बना होता है, तो ये आपका डायफ्राम जो होता है बेटा वो सॉफ्ट लेटेक्स और सिलिकॉन का बना होता है, डोम शेप होता है। सॉफ्ट होता है सिलिकॉन का या सिलिकॉन का या लेटेक्स का बना हुआ डोम शेप्ड का, एक डोम शेप्ड का क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो सर्विक्स के ऊपर आता है। समझ में आ गया? इसमें एक स्प्रिंग, इसकी रिम में एक स्प्रिंग लगी होती है जिसकी वजह से ये वहां पर फिक्स हो जाता है। स्प्रिंग लगी होती है जिसकी वजह से ये फिक्स हो जाता है और ब्लॉक कर देता है कि आपकी जो स्पर्म आए हैं उन स्पर्म को ये आपके सर्विक्स में जाने से रोक देता है। मैंने कहा दोबारा से सुनिए बच्चा, डायफ्राम की कहानी बता रहा हूं कि डायफ्राम एक सर्वाइकल बैरियर मेथड होता है। ये सॉफ्ट सिलिकॉन या लेटेक्स का बना होता है, सॉफ्ट सिलिकॉन या लेटेक्स का बना होता है, डोम शेप्ड का होता है, स्प्रिंग शेप्ड होता है। ये बात आप स्प्रिंग जैसा होता है। इसके अंदर हमारा इसके अंदर हमारा 1 टी स्पून, इसके अंदर हमारा 1 टी स्पून, 1 टी स्पून इसके अंदर क्या भरा होता है? स्पर्मीसाइड भरा होता है। 1 टी स्पून इसके अंदर स्पर्मीसाइड भरी होती है, स्पर्मीसाइड्स भरी होती है। इसके अंदर 1 टी स्पून, 1 टी स्पून का मतलब है बच्चा, मैंने कहा 1 टी स्पून की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1 टी स्पून का मतलब है इसके अंदर आपकी जो 5 ml, क्योंकि एक टी स्पून और एक टेबल स्पून हमें पता होना चाहिए। जब हमसे टेबल स्पून की बात करता है बेटा जी, तो टेबल स्पून का मतलब होता है हमारा 15 ml। और जब हमसे कभी भी टी स्पून की बात करता है तो टी स्पून का मतलब होता है, जो टी स्पून होता है उसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा टी स्पून होता है उसका मतलब होता है बच्चा 5 ml। तो अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चा कि इसके अंदर कितनी स्पर्मीसाइडल जेली भरी होती है, तो अगर मैं इसके अंदर बात कर रहा हूं कि इसके अंदर कितनी स्पर्मीसाइडल जेली भरी हुई है, तो इसके अंदर हमारी जो है 5 ml, मतलब 1 टी स्पून जो है, इसके अंदर 1 टी स्पून जो है जेली भरी होती है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अंदर 1 टी स्पून जेली रहती है। ये आपका इस तरीके का मेथड है। दूसरी बात, इसमें और भी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर मैं कहूं बेटा जी कि ये हम इंटरकोर्स से पहले भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्शन इसका सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हम करते हैं तो उससे पहले इसको इंसर्ट किया जा सकता है। और जब आपका लास्ट एजेकुलेशन हो गया उसके बाद में कम से कम 6 घंटे तक ये वहीं पर रहना चाहिए। मिनिमम 6 घंटे तक ये अपने ही प्लेस में रहना चाहिए। 6 घंटे तक इसको बिल्कुल भी नहीं हटाना है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि 6 घंटे से पहले इसको आप रिमूव नहीं करेंगे। अगर 6 महीने से पहले आप रिमूव करें, सॉरी 6 आवर से पहले रिमूव करेंगे तो जो कंटेंट है जो आपका वो कहाँ चला जाएगा? कहीं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला गया तो गलती से भी तो प्रॉब्लम हो सकती है।
समझ में आ रहा है बच्चा? तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सर इसे 24 घंटे से ज्यादा नहीं छोड़ना है, 6 घंटे तक तो छोड़ना ही छोड़ना है, मिनिमम 6 घंटे छोड़ना है, पर मैक्सिमम 24 घंटे, मिनिमम 6 घंटे छोड़ना होता है और मैक्सिमम 24 घंटे, इतना तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, पर 24 घंटे से ज्यादा भी नहीं छोड़ सकते। अगर तुमने 24 घंटे से ज्यादा छोड़ दिया, अगर ज्यादा तुमने 24 घंटे से ज्यादा छोड़ दिया तो ये आपका क्या कर देगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर देगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करने का काम करता है। क्या करता है बच्चा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। देखिए मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन तो वही होते हैं सारे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बार बार में कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, उन कंफ्यूजन से हमें बचने के लिए क्या करना है, हमें अपने नोट्सों को बार बार एलोबरेट नहीं करना होता। जो नोट्स लिखे हैं ना उन्हीं को अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें उनको, उनमें जो डाउट्स लग रहे हैं उनको क्लियर करें, बार बार क्वेश्चन रीड आउट करें, जिससे आप अच्छे से अच्छा मटेरियल रेडी कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। मेरे का मिनिमम 6 घंटे छोड़ना है, मैक्सिमम 24 घंटे छोड़ना है। यहां पर हमारे पास में अगर मैं बात करूं पीआईडी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, अगर पीआईडी पूछे तो बेटा जी D4 डिक्रीज, D4 डायफ्राम, डायफ्राम पीआईडी के रिस्क को कम करता है, I4 आईयूडी और I4 इंक्रीज, आईयूडी पीआईडी के रिस्क को बढ़ा देती है। मैं पीआईडी के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारे पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज जो होती है, जो हमारी पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज होती है उसको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना चाहिए अगर आपको थोड़ा भी दिमाग लगता है। तो मैंने कहा बच्चा पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, और मैं पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज की अगर बात कर रहा हूं तो मेरे बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज होती है वो पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज आपकी डायफ्राम उसके रिस्क को कम करता है, जबकि डायफ्राम उसके रिस्क को कम करता है, जबकि आपका अगर मैं बात करूं क्या, अगर आपका बात करना चाहें हम आईयूडी जो हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज करते हैं वो बढ़ा देता है। अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन है, पीआईडी को रिस्क करता, पीआईडी के रिस्क को कम करता है बेटा ये, पर बाकी चीज को तो बढ़ाता है। मैंने कहा ये क्या गड़बड़ करता है वो सुनो बेटा जी, पहले तो आप समझें कि ये गड़बड़ क्या करता है। मैंने कहा ये गड़बड़ ये करता है कि आपका यूटीआई की रिस्क को बढ़ा देता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। रिस्क ऑफ यूटीआई के रिस्क को बढ़ा देता है, यीस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब जो आपके यीस्ट वाले इन्फेक्शन हैं वो आपकी इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, और बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो सकता है। यीस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरियल वेजिनोसिस मतलब कैंडिडियासिस वगैरह, और आपके बैक्टीरियल जो वेजिनोसिस है वो भी हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, मतलब वेजाइना में इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ सकते हैं, सर्विसाइटिस होने के रिस्क बढ़ सकते हैं, यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। मेरी बात समझा बेटा, पीआईडी के ही रिस्क को कम कर रहा है, पीआईडी के रिस्क को कम कर रहा है, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज को कम कर रहा है, बट ये सर्विसाइटिस के रिस्क को, यूटीआई रिस्क को, बैक्टीरियल वेजिनोसिस को, यीस्ट इन्फेक्शन को बढ़ा देता है। और गलती से ये 24 घंटे से ज्यादा रह गया तो ये क्या कर देता है बच्चा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी कर देता है। क्या कर देता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी इसकी वजह से हो जाता है। इसलिए इसे आपको डायफ्राम को कितने देर से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, 24 आवर इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, जो 24 घंटे के बाद इसको गलती से भी नहीं रख सकते आप। 6 घंटे तक रखना ही रखना है, बट उसको उससे ज्यादा आपको इसे गलती से भी यूज नहीं करना है। अगर आप इसके 24 घंटे से ज्यादा छोड़ देते हैं तो आपको फिर गड़बड़ होने के रिस्क हैं। चलिए और भी मैं कहानी आपको डायफ्राम के बारे में सिखाता हूं। मैंने कहा डायफ्राम के बारे में और भी कहानी सीखी है। मैंने कहा सुनो बेटा जी, जो डायफ्राम है, आपने डायफ्राम लगाया तो डायफ्राम कहां लगा रहे हैं, मैंने कहा डायफ्राम तो वेजाइना में लगा रहे हैं। डायफ्राम कहां लगा रहे हैं आप, वेजाइना के अंदर लगा रहे हैं, जो सर्विक्स है उस पर कैप लगाने का काम कर रहे हैं, वेजाइना में लगा रहे हैं। अल्टीमेटली जो सर्विक्स है हमारा, माना कि ये हमारा सर्विक्स है, इसको जो है हम कैप कर रहे हैं, यस और नो, इसको ढक रहे हैं, इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, डायफ्राम कह रहे हैं। तो भाई साहब इसको, क्या ये जो आपने डायफ्राम यूज किया है, ये एक बार मैंने डायफ्राम खरीद लिया, क्वेश्चन ये बना कि एक बार मैंने डायफ्राम खरीद लिया, ये कितने साल तक चला सकता हूं मैं इसको, अगर कोई दिक्कत नहीं आती है, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, तो इसको हमें क्या करना होता है, वापस से वॉश आउट करते हैं और इसे 2 से 3 साल तक यूज कर सकते हैं। एक ही डायफ्राम को 2 से 3 साल तक यूज किया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चा मैं जो कह रहा हूं, एक डायफ्राम जो होता है उस डायफ्राम को आपको पता ही है कि सर्विक्स को कवर कर रहा है, सील टाइट कर लेता है, जिससे जो स्पर्म है वो आपके जो है कहां इंटर नहीं कर पाते हैं, सर्विक्स में इंटर नहीं कर पाएंगे।
समझ में आ रहा है? वेजाइना में लगाया, यस, तो मैंने कहा इसे 2 से 3 साल तक हम यूज कर सकते हैं, 2 से 3 साल तक हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यू, लगातार यूज कर सकते हैं। मैंने कहा यस, इसे बॉस आउट करो और यूज कर लो। तो मैंने कहा बॉस आउट करने के लिए क्या सॉल्यूशन यूज करते हैं? इंपॉर्टेंट तो ये आता है कि बॉस आउट करना है मुझे, तो किससे बॉस आउट करूं? क्या हम कोई केमिकल सॉल्यूशन यूज करें? क्या कोई स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन की जरूरत है क्या? मैंने कहा क्या कोई स्पेशल हमें केमिकल सॉल्यूशन की जरूरत होती है क्या? नहीं, हमें इसे बॉस आउट करने के लिए किसी भी तरह के कोई स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती है। सोप एंड वाटर से, माइल्ड सोप एंड वाटर से ही हम इसे क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। और माइल्ड सोप एंड सॉल्यूशन से हम क्लीन करके इसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 2 से 3 साल तक यूज कर सकते हैं। सर 2 से 3 साल में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी क्या? मैंने कहा होगी। मैंने कहा कब गड़बड़ होगी? अगर आपका वजन घटता है या बढ़ता है, अगर महिला का वजन बढ़ता है या घटता है, दोनों ही कंडीशन में दिक्कत होगी। क्यों? अगर महिला का वजन बढ़ता है या घटता है तो कहीं ना कहीं वेजाइनल साइज के अंदर, जो उसका पेल्विक जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं साइज के अंदर थोड़ा बहुत अंतर आएगा। जैसे ही अंतर आएगा तो जो ये डायफ्राम की जो प्रॉपर सील बनती थी वो प्रॉपर सील नहीं बनेगी, और जब प्रॉपर सील नहीं बनेगी तो गड़बड़ तो निश्चित है कि गड़बड़ होगी। तो मैंने कहा अगर वेट गेन होता है, ये वेट रिड्यूस होता है तो प्रॉब्लम है सर। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वेट बढ़ता है तब भी दिक्कत है और वेट घटता है तो भी हमें दिक्कत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बच्चा? और सर और कब गड़बड़ होती है? और मैंने कहा जब एक बताओ, किसी महिला का अबॉर्शन हो गया, किसी महिला का अगर मैं बात करूं, जैसे कि माना कि एक महिला थी जो इसको यूज करती थी, उसने प्रेगनेंसी अचीव कर ली, अब क्या वो दोबारा इसको यूज कर सकती है? मैंने कर सकती है, बट याद रखे अबॉर्शन हुआ है तो अब अबॉर्शन के जस्ट बाद क्या वेजाइनल साइज सेम रहेगा? क्या थोड़ा बहुत वहां पर चेंजेस आएंगे? अगर चेंजेस आएंगे तो ये क्या डायफ्राम सही सूटेबल रहेगा क्या? नहीं। या मैं कहूं कि अभी वेजाइनल डिलीवरी हुई है और वेजाइनल डिलीवरी के बाद में वो जो हम पहले डायफ्राम यूज करते थे 1 साल पहले, क्या उस डायफ्राम को अभी भी यूज कर पाऊंगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब वेजाइनल डिलीवरी होगी तो क्या वेजाइनल साइज के अंदर थोड़ा बहुत अंतर आएगा? देखो हमें दिखता नहीं है कि बहुत ज्यादा अंतर आता है, लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा अंतर आता है, बट अंतर आ जाता है। और जो अंतर आता है वो कहीं ना कहीं, वो अंतर जो आएगा थोड़ा सा भी अगर लूज हुआ तो जो है स्पर्म कहां एंटर कर जाएंगे, सर्विक्स में एंटर करेंगे और प्रेगनेंसी गड़बड़ कर देगी। तो याद रखिए हमें कब रिवाइज करना पड़ेगा, जो डायफ्राम हम यूज कर रहे हैं वैसे तो हम उसे सोप एंड वाटर से वॉश आउट करके, सोप एंड वाटर से वॉश आउट करके हमें उसे 2 से 3 साल तक चला सकते हैं। बट बट अगर वेट बढ़ा या घटा तो कितना, कितने से कम ज्यादा हुआ सर? वेट, वेट में मतलब कितने वेट की आप बात कर रहे हैं? मतलब कितना उतार चढ़ाव आता है जब हम इसकी बातें करते हैं कि गड़बड़ हो गया सर? मैंने कहा 15 लैब, अगर 15 लैब से ऊपर नीचे बदलाव आ जाए, 15 लैब से ऊपर नीचे बदलाव आ जाए, 15 पाउंड से ऊपर नीचे बदलाव आता है, 15 लैब बोला है, पाउंड बोला है, किलो में आप कन्वर्ट कर लेंगे? किलो में आप कन्वर्ट कर लेंगे? यस और नो? तो मैंने कहा 1 किलो में 2.2 पाउंड होते हैं, तो मैंने कहा बच्चा तो इसे आप किलो में कन्वर्ट कर लेना। अगर इतना बदलाव हमें देखने को मिलता है, अगर हमें 15 लैब से ऊपर नीचे का बदलाव अगर हमें देखने को मिलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं न कहीं इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उस व्यक्ति के अंदर, उस महिला में अगर डायफ्राम लगा हुआ है तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइज। या फिर वो महिला डिलीवर्ड, अपने बच्चे को डिलीवर्ड करती है या अबॉर्शन हुआ है तो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सोप एंड वाटर, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है बच्चा, कि आपका क्या क्या हो सकता है डायफ्राम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। मेरे बच्चों अब मुझे लगता है कि आपको डायफ्राम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होंगी। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर द 32 ईयर ओल्ड फीमेल क्लाइंट रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजिंग ए डायफ्राम फॉर द फैमिली प्लानिंग। देखो डचिंग विथ एसिडिक सॉल्यूशन, क्या एसिड सॉल्यूशन से हमें इसे वॉश आउट करने की जरूरत है कि आफ्टर इंटरकोर्स? बताओ, क्या इसे एसिड के सॉल्यूशन से वॉश आउट करने की जरूरत होती है क्या? जब एक महिला ने आपका डायफ्राम यूज किया है तो क्या इंटरकोर्स के बाद में इसे एसिड से क्लीन करना है? नहीं, नॉर्मली सोप एंड वाटर से क्लीन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर, पहला ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में, डायफ्राम शुड नॉट बी यूज इफ द क्लाइंट डेवलप एक्यूट सर्विसाइटिस। मैंने कहा ना बेटा, मैंने कहा आपका यूटीआई करवा सकता है, सर्विसाइटिस करवा सकता है, आपका कैंडिडियासिस या यीस्ट इन्फेक्शन जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो करवा सकता है,
या मैं अगर आपसे बात करूं बैक्टीरियल वेजिनोसिस से, वो करवा सकता है, तो ये इन्फेक्शन करवा सकता है। अगर ये इन्फेक्शन ऑलरेडी है तो क्या यूज करना है क्या? मैंने कहा नहीं करना। तो ये बात सही कह रहा है क्या? बिल्कुल ये बात सही है कि डायफ्राम शुड नॉट बी यूज्ड इफ द क्लाइंट डेवलप द एक्यूट सर्विसाइटिस। यस और नो? थर्ड ऑप्शन, the diaphragm should be washed in a weak solution of bleach and water। ब्लीच में धोने की जरूरत है क्या? और वीक सॉल्यूशन में, ब्लीच में हमें कहीं वॉश आउट करने की जरूरत है क्या? जल्दी से आंसर करें बच्चा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्या कहना चाह रहा है ऑप्शन को एक बार रीड आउट करिए ढंग से। क्वेश्चन एक बार क्या रीड आउट कर रहा है उसको समझें। द डायफ्राम शुड बी वॉश्ड इन वीक सॉल्यूशन ऑफ ब्लीच एंड वाटर। आफ्टर इंटरकोर्स हम वॉश आउट करते हैं, जब लगा हुआ है तब नहीं करते हैं, या लगाने के टाइम पर वॉश आउट करके नहीं लगाते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वो लीक कर जाएगा। लगाने के टाइम पर नहीं करते हैं, याद रहे। हम यूज के बाद में कर सकते हैं। माइल्ड सॉप एंड वाटर के साथ में हम इसे क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? मैंने कहा ठीक। द डायफ्राम शुड बी लेफ्ट इन प्लेस फॉर 2 आवर आफ्टर द इंटरकोर्स। नहीं, इंटरकोर्स के बाद में आपको कम से कम कितने घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा? इंटरकोर्स के बाद कम से कम तुम्हें 6 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। मैक्सिमम तुम 24 घंटे के लिए छोड़ सकते हो। अगर बच्चा तुमने 24 घंटे से ज्यादा छोड़ा तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? मैंने कहा यहां पर आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। यहां पर आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कंडीशन जो है वो आपकी डेवलप हो चुकी होगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है बच्चा? तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में मेरे किसी भी बच्चे को, किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चा जल्दी से आंसर करें। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट लग रहा है तो जल्दी से आंसर करें। सबका क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपके पास में नोट्स में अवेलेबल रहेगी। ये सारी आप जो है चेक कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। देखिए, आफ्टर बीइंग एग्जामिन्ड एंड फिटेड फॉर द डायफ्राम, आपने एग्जामिन कर लिया, आपने आफ्टर बीइंग एग्जामिन किया, फिटेड एंड फिटेड फॉर द डायफ्राम, ए 24 आवर ओल्ड क्लाइंट रिसीव इंस्ट्रक्शन अबाउट इट्स यूज। कि वो फिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा डायफ्राम, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेटेड नीड फॉर फर्दर टीचिंग। फर्दर टीचिंग का मतलब मैंने कल भी बताया था बेटा। फर्दर टीचिंग का मतलब होता है उसे दोबारा से कब समझाना पड़ेगा? जब वो गलत बोलेगा तो वो हमें दोबारा समझाना पड़ेगा। मैंने कहा सुनो, आई कैन कंटिन्यू टू यूज द डायफ्राम फॉर अबाउट 2 से 3 साल इफ आई कीप इट प्रोटेक्टेड इन द केस। मतलब अगर मैं इसको सही से रखता हूं, इसे खराब नहीं करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्या वो डायफ्राम को 2 से 3 साल तक यूज कर सकता है? मैंने कहा यस। हमारा जो डायफ्राम मेथड होता है, डायफ्राम एक बार परचेज करने के बाद में 2 से 3 साल तक चलाया जा सकता है अगर उसे वॉश आउट किया जाता है, उसे हम प्रॉपर वॉश आउट करते हैं और माइल्ड सोप एंड वाटर से उसे वॉश आउट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? यस। और if I get pregnant, I will have to repeat it for another diaphragm after the delivery। कि if I get pregnant, कि मैंने प्रेगनेंसी अगर रिसीव की है तो I will have to repeated, मुझे दोबारा से repeated करना पड़ेगा another diaphragm को after the delivery। क्या ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है? यस। अगर बेटा जी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो आफ्टर जब लेबर हो जाएगा तो उसे दोबारा रिफिट करवाना पड़ेगा, दूसरा डायफ्राम करवाना पड़ेगा, क्योंकि साइज में अंतर आ चुका होगा। तो जो पहले का डायफ्राम है वो तो आपका सही से फिट नहीं होगा। एक्चुअल में फिट हो जाएगा बट लीक करेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही लीक तो करना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी लीक किया, अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी लीक किया तो गड़बड़ ही गड़बड़ है बच्चा। या सुनो, अगर थोड़ा सा भी लीक किया तो आपको गड़बड़ ही गड़बड़ है। क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं है? बिफोर इंसर्टिंग द डायफ्राम आई शुड कोट द रिम विद द कॉन्ट्रासेप्टिव जेली। बिफोर इंसर्टिंग द डायफ्राम आई शुड कोट द रिम ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव जेली। कि जब इसको हम इंसर्ट करेंगे
तो इससे पहले इंसर्टिंग द आई शुड कोट विद द रिम विद द कॉन्ट्रासेप्टिव जेली, क्या इसमें हम जेली लगाएंगे? क्या ये बात गलत है या सही है? तो बच्चा ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इसमें हमें 5 ml जेली यूज करना होता है। 5 ml जेली हम यूज करते हैं जब भी हम इसे इंसर्ट करते हैं। 5 ml इसमें जेली हमें इंसर्ट करना होता है। क्लियर है बेटा? कितनी ml जेली यूज करनी है? 5 ml जेली हमें इस्तेमाल करनी है। इफ आई गेन और लॉस 20 लैब्स आई कैन स्टिल यूज द सेम डायफ्राम। अगर मेरा वेट 20 लैब्स बढ़ता है या घटता है तो भी मैं सेम डायफ्राम यूज कर सकती हूं। क्या बात सही है या गलत है? इतना सा बता दो। वो कह रही है कि इफ आई गेन और लेस 20 लैब्स आई कैन स्टिल यूज द सेम डायफ्राम। नहीं, गलत बात है। क्यों गलत बात है? कि 15 से भी ऊपर नीचे अगर होता है, 15 लैब से भी ऊपर नीचे वेट गेन का होता है तो हमें नया डायफ्राम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कहीं न कहीं वेजाइनल साइज के अंदर अंतर आ चुका होगा, इसलिए हम यूज नहीं करेंगे। तो बढ़िया आंसर क्या हो सकता है बेटा जी? यही गलत है। और हमें छांटना ही क्या था? हमें गलत वाला फर्दर टीचिंग जिसमें करनी पड़े, हमें दोबारा समझाना पड़ेगा पेशेंट को, वही हमें छांटना था। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चा? आंसर नंबर 4। दैट्स गुड। अगला क्वेश्चन। A 22 year old tell the nurse that she and her husband are trying to conceive a baby. When teaching the client about the reducing the incidence of the neural tube defect. बेटा जी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जब उसके अंदर कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है? मुझे बताएं कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तब उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के रिस्क बढ़ जाएंगे। जल्दी आंसर करें, फास्टली सारे बच्चे आंसर करें। कौन सी विटामिन की कमी होने की वजह से आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के रिस्क बढ़ जाते हैं? नहीं, विटामिन का नाम बताओ। फॉलिक एसिड तो है गुड, बट फॉलिक एसिड को कौन सा विटामिन कहते हैं? फॉलिक एसिड का कौन सा विटामिन, नाम क्या है इसका, कौन सी विटामिन है? फॉलिक एसिड तो सबको याद है। कभी एग्जामिनर बेवकूफ भी तो बना सकता है ना तुम्हें। बेवकूफ बनाने के लिए क्या कर सकता है? वो ऐसे कर सकता है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो तुम्हारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, ऐसे करके लिख के दे दे। इसमें लिख दे B6, B9, B7, B12, ऐसे करके भी तो लिख सकता है ना एग्जाम। फॉलिक एसिड नाम नहीं दे तो क्या कर लोगे? ऐसा भी तो हो सकता है एग्जामिनर तुम्हारे मजे लेने के लिए वो आपको फॉलिक एसिड ना लिख के दे, वो विटामिन लिख दे, विटामिन B6, B9, B7, B12। तो फिर आंसर कैसे करेंगे? जल्दी आंसर आना चाहिए कि फॉलिक एसिड को कौन सा विटामिन कहा जाता है, ये तो पता आपको होना ही चाहिए ना बच्चा। जल्दी आंसर करें, अगर नहीं आता तो नो करें बेटा जी, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं। नहीं आता तो नो करें, जल्दी से आंसर करें, क्योंकि फॉलिक एसिड तो सबने रट रखा है। फॉलिक एसिड तो बच्चा सबने रट रखा है, इसीलिए गड़बड़ होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो विटामिन पूछ लेगा फिर। नो सर, ओके। देखिए बेटा जी, मेरी बात को ध्यान से सुने। विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, इसको हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इसको हम B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। विटामिन B6 को कहते हैं बायोटिन। विटामिन B7 को हम क्या कहते हैं? बायोटिन। और विटामिन B12 होता है उसको हम कहते हैं साइनोकोवाल्मिन, साइनोकोवाल्मिन, या फिर इसी का नाम होता है मिथाइल कोवाल्मिन। कोवाल्मिन क्यों आता है इसके नाम में? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में कोबाल्ट होता है। इसकी स्ट्रक्चर में कोबाल्ट होता है, इसलिए इसके नाम में कोवाल्मिन आता है। इसकी स्ट्रक्चर में कोबाल्ट होता है, इसलिए इसका नाम कोवाल्मिन भी लिखा जाता है। बच्चों क्लियर से क्लियर होना चाहिए। अब मैंने कहा बच्चा ये फॉलिक एसिड कहां से नहीं मिलता है, ये बात पता होना चाहिए आपको। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? फॉलिक एसिड का आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं बेटा जी? यस। फॉलिक एसिड मिलता कहां से नहीं है? हरी साग सब्जियों से तो मिलता है, बट फॉलिक एसिड मिल्क में
या फैट में नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं कि दूध में या फैट में नहीं होता, साग सब्जियों में लगभग पाया जाता है, मिल्क एंड फैट में ये नहीं प्रेजेंट होता है। अगर मैं कहूं कि मिल्क में नहीं प्रेजेंट होता है, दूध से फॉलिक एसिड नहीं मिलता है, आप तो ये पढ़ो कहां नहीं मिलता है, लगभग चीजों में मिलता है। जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें मिलता है, बट कहां नहीं मिलता है वो पढ़ लो। जिससे उससे हमें जब कोई किसी को एडवाइस करना पड़े, जब हमें फॉलिक एसिड के लिए एडवाइस करना पड़े, तो हम कह सकते हैं भाई हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाओ, बढ़िया फल फ्रूट खाओ, आप सही रहोगे स्वस्थ। और ऐसे ही तो कहते हैं जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो हर मर्ज की दवा वहां पर यही होती है कि बच्चा आप अच्छे से खाएं, अच्छा खाना खाएं पिएं, तो आप सब सही रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। आयरन की भी डेफिशिएंसी जो है उसकी कंप्लीट हो जाएगी, वो भी फुलफिल हो जाएगी, और बाकी चीजें भी फुलफिल होके चलेंगी। तो हमें क्या करना होता है बेटा जी, हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बात को ध्यान से समझिए और अच्छा करने का प्रयास करिए। मैंने कहा कहां नहीं प्रेजेंट होता, दूध में नहीं प्रेजेंट होता, मिल्क में नहीं रहेगा। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फूड इंपल्स नीड फॉर इंक्रीज द इंटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, कौन से फूड को बढ़ाने की जरूरत है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो, चाहे कोई फ्रूट हो, स्ट्रॉबेरी हो, बीन्स हो, या फिर आपका सनफ्लावर सीड्स हो, लेंटिल्स हो, सब में मिलेगा, सबको बढ़ा देंगे, मिल्क को छोड़ देंगे और सबको बढ़ा दो, मिल्क को छोड़ दो और बाकी सबको बढ़ा देंगे, यही इसका बढ़िया आंसर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए कपल इज इंक्वायरिंग अबाउट द बेसेक्टोमी। हम एक कपल आता है आपके पास में और बेसेक्टोमी के बारे में इंक्वायरी करता है एज ए परमानेंट मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्शन का कैसा मेथड है बेटा, ये कॉन्ट्रासेप्शन का हमारा परमानेंट मेथड है, ये कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड है। विच टीचिंग स्टेटमेंट वुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान। आप इसको क्या समझाओगे बेसेक्टोमी के बारे में। इनका सुन लो बच्चा, इसे बेसेक्टोमी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मैंने कहा यस, आपके पास में कॉन्ट्रासेप्शन में पहले भी बता चुका हूं बेटा जी कि हमारे पास में जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है, वो कॉन्ट्रासेप्शन हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास में कौन सा होता है, टेम्परेरी होता है, और एक हमारे पास में परमानेंट मेथड होता है। जो बच्चा हमारे पास में परमानेंट मेथड होता है, वो परमानेंट मेथड फीमेल के अंदर बात करें कि फीमेल में परमानेंट मेथड कौन सा होता है, तो फीमेल के अंदर परमानेंट मेथड आपका ट्यूबेक्टोमी होता है। और मुझे जल्दी से बताइए, ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब के कौन से पोर्शन में की जाती है, फेलोपियन ट्यूब के कौन से पोर्शन को, फेलोपियन ट्यूब के कौन से पोर्शन में ट्यूबेक्टोमी की जाएगी, जल्दी आंसर करें बच्चा। बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। जब मैं आपको फेलोपियन ट्यूब पढ़ा रहा था तो फेलोपियन ट्यूब को बताते बताते मैंने आपको बताया था कि कहां पर आप जो है कट लगाएंगे ट्यूबेक्टोमी में। यस वेरी गुड, तनु ने बहुत बढ़िया आंसर किया, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। इस्तमस जाके रीड आउट करिए अपने पूरे सिलेबस को, पीछे का सिलेबस आपको याद रहना चाहिए बच्चा, इस्तमस कंठस्थ होना चाहिए। इस्तमस में बताया था मैंने कि इसमें हम कहां लगाएंगे कट, कहां लगाएंगे, मैंने कहा इस्तमस में कट लगाते हैं बेटा जी ट्यूबेक्टोमी में, ये परमानेंट मेथड होता है। मेल के अंदर बात करें तो मेल के अंदर हम करते हैं बेसेक्टोमी, मेल के अंदर क्या करते हैं, मैंने कहा बेसेक्टोमी करते हैं। और बेसेक्टोमी में जो हमारा, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ये आता है कि जो बेसेक्टोमी होती है उस बेसेक्टोमी में क्या कट करोगे। चलिए तो हम बेसेक्टोमी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपके साथ में साझा करते हैं, बेसेक्टोमी को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सुने, अगर ये परमानेंट मेथड की बात करूं तो मैं आपको थोड़ा सा परमानेंट मेथड के बारे में समझा ही देता हूं। सुनो मेरी बात, मैं थोड़ा सा आपको परमानेंट मेथड के बारे में समझा ही देता हूं। क्या अगर आप जब कभी भी, अगर कभी भी मेल स्टरलाइजेशन जब करना है, तब कब करते हैं परमानेंट मेथड। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी परमानेंट मेथड की बात आती है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता है पेशेंट से कि आपको क्या दोबारा इन फ्यूचर आपको फैमिली प्लानिंग करनी, क्या आपको बच्चा चाहिए। क्योंकि कहीं उसको पता नहीं हो, वो कहे कि उसने नाम सुन लिया बैसेक्टोमी, उसने बैसेक्टोमी करा ली, पता लगा उसे 1 साल बाद में दोबारा बच्चा चाहिए, अब कहां से बच्चा दोगे इसे, क्योंकि ये रिवर्ट थोड़ी ना होगा, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बच्चा।
ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, जब भी तुम कोई भी परमानेंट मेथड, चाहे आप फीमेल में करने जा रहे हैं या आप मेल में करने जा रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा कपल से बात करनी पड़ेगी कि ये आपका परमानेंट मेथड होता है, आपको इन फ्यूचर बच्चे तो नहीं चाहिए। क्लियर है बेटा? तो बच्चे अगर चाहिए तो ये हम अलाउ नहीं करते हैं। मैंने कहा ठीक। अगला क्वेश्चन बताइए सर। जिनके अंदर हम ये परमानेंट मेथड का यूज करते हैं वो 22 से 60 साल की उम्र के बीच में व्यक्ति होना चाहिए। मेल, फीमेल नहीं। फीमेल की बात करेंगे, ये तो मैं मेल की बात कर रहा हूं, मेल के अंदर परमानेंट मेथड की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना? तो मेल के परमानेंट मेथड की बात कर रहा हूं तो उसकी उम्र 22 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। 60 साल के बाद में भी जरूरत नहीं होती है, फिर नहीं करते हैं। और कम से कम एक बच्चा होना चाहिए, एटलीस्ट वन चाइल्ड उनके पास में होना चाहिए। वन चाइल्ड, एक चाइल्ड हो, एक चाइल्ड हो और उसकी उम्र लगभग 1 साल से ज्यादा हो, तब करना है कि पता लगे कि वो बाद में फिर दिक्कत होती रहे। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है, समझ में आ रहा है क्या, मेंटली फिट होना चाहिए। अगर कोई भी मेंटली इल व्यक्ति है उसकी करवा रहे हो तो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। समझ में आ रहा है? कौन करता है? मैंने कहा बेटा जी, जो आपका बेसेक्टोमी का प्रोसीजर होता है, जो आपका बेसेक्टोमी का प्रोसीजर होता है वो दो तरीके से बेसेक्टोमी की जाती है। बेसेक्टोमी को हम कितने प्रकार से करते हैं? मैंने कहा बेसेक्टोमी को हम दो प्रकार से करते हैं। एक कन्वेंशनल बेसेक्टोमी होती है, एक हमारे पास में कन्वेंशनल बेसेक्टोमी होती है, और दूसरा टाइप जो फेमस टाइप है वो है एनएसबी। एनएसबी का मतलब होता है बच्चा नो स्काल्पल बेसेक्टोमी। कट नहीं लगाते हैं इसमें, मतलब अगर मैं कहूं सर्जरी नहीं करते हैं, नो स्काल्पल बेसेक्टोमी, नो स्काल्पल बेसेक्टोमी। तो हम दो तरीके से इसमें करते हैं। अगर कन्वेंशनल बेसेक्टोमी की जाती है तो ये आपका दोनों ही, अगर मैं बात करूं तो एमबीबीएस डॉक्टर इन दोनों को ही कर सकता है। एमबीबीएस डॉक्टर सफिशियंट है इसको करने के लिए, कोई बड़े डॉक्टर की जरूरत नहीं है कि आपने एमडी किया है, क्या आपने एमएस किया है, उसकी जरूरत है। दोनों ही प्रोसीजर को, कन्वेंशनल बेसेक्टोमी हो या आपकी ये बेसेक्टोमी हो, आप इन बेसेक्टोमी के अंदर क्या करेंगे बच्चा? मैंने कहा इसके अंदर आपको, समझ में आ रहा है क्या? यस, आपको इसमें इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा इसमें आपको एमबीबीएस डॉक्टर सफिशियंट होता है उस बेसेक्टोमी को करने के लिए। अगर मैं ध्यान से सुनिए बच्चा, अगर मैं बेसेक्टोमी करता हूं तो हम किसको कट करते हैं? कंफ्यूजन आ जाता है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को करते हैं या हम वास डिफरेंस को करते हैं? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को करते हैं या हम वास डिफरेंस को कट करते हैं? किसको कट करते हैं इसमें? वास डिफरेंस को कट करते हैं या किसको कट करते हैं? जल्दी से सोच के आंसर करने का प्रयास करिएगा। जब हम बेसेक्टोमी करेंगे तो बेसेक्टोमी में, बेसेक्टोमी नाम ही बेस लगा हुआ है, मतलब कि बास डिफरेंस को ही कट करते हैं बेटा। तो बेस डिफरेंस को कट किया जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेस डिफरेंस को लगभग 1 सेंटीमीटर कट करते हैं हम। कितना कट कर देते हैं? 1 सेंटीमीटर बास डिफरेंस को कट कर देते हैं, और फिर जो इसका एंड होता है उसको बांध देते हैं। एंड्स आर लाइगेटेड, एंड्स को क्या कर देते हैं? लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं। कट कर दिया, उनके एंड को हम मोड़ के इनको कट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो कई बार क्या होता है, जो स्पर्म इसमें भरे हुए थे उसकी वजह से कई बार बैक प्रेशर की वजह से पेन होता है, तो कई बार इसको ओपन भी छोड़ा जाता है। अगर इसको ओपन छोड़ दिया जाए तो इसे ओपन एंड बेसेक्टोमी के नाम से भी जान सकते हैं। कई बार क्या होगा, इसे तुम जब बांध दोगे तो पीछे बैकअप प्रेशर आएगा, तो उस प्रेशर की वजह से इसको पेन होगा, तो इसलिए कई बार इसे ओपन भी छोड़ दिया जाता है। अगर इसको ओपन छोड़ दिया जाए तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ओपन एंडेड बेसेक्टोमी भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं बच्चा? ओपन एंडेड बेसेक्टोमी कह देते हैं। इसे हम ओपन एंडेड बेसेक्टोमी, ओपन एंडेड बेसेक्टोमी कब कहेंगे ये पता होना चाहिए।
ओपन एंडेड वैसेक्टोमी तब कहेंगे, ओपन एंडेड वैसेक्टोमी तब कहेंगे जब जब आपने इसको ओपन छोड़ दिया। और ओपन क्यों छोड़ा? क्योंकि प्रेशर क्रिएट ना हो इसके लिए। समझ में आ गया? मैंने कहा ठीक सर जी। ऐसा नहीं है कि तुमने आज वैसेक्टोमी की है और कल से वो इंटरकोर्स करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है बेटा, अभी भी ये स्टाइल नहीं हुआ है। स्टाइल कब होगा ये? जब कम से कम 3 महीने के, या तो 3 महीने का वेट करो। आज वैसेक्टोमी की है तो 3 महीने का वेट करना है, 3 महीने तक इसको इंटरकोर्स नहीं करना है। और अगर इंटरकोर्स करता है तो इसको, या तो इसको 3 महीने तक इंटरकोर्स नहीं करना है, या 3 महीने तक इंटरकोर्स नहीं करे तो इसको क्या है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करना है प्रेगनेंसी से बचाव के लिए। नहीं तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि अभी स्टरलाइजेशन इसका हुआ नहीं है। तो या तो 3 महीने तक इसको वेट करना है, या फिर 30 इजोकुलेशन का वेट करना है। दैट्स गुड, ईशा ने पहले ही लिख दिया, बहुत बढ़िया बच्चा। 30 इजोकुलेशन का वेट करना है। 30 इजोकुलेशन, कम से कम 30 बार इजोकुलेशन करेगा, उसके बाद जो बना हुआ कंटेंट है वो खत्म होगा, उसके बाद इसको स्टाइल मानेंगे। क्या इसको अब स्टाइल मान लें कि नहीं? हमें टेस्ट करना पड़ेगा, हमें उसके बाद में टेस्ट लगाना पड़ता है। क्या एक बार लगाएं या बार बार लगाएं? एक बार लगा लो, अगर वो उसमें स्पर्म नहीं है तो फिर पास फॉलोअप की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आना बंद हो गया स्पर्म, इसका मतलब है अब नहीं आएंगे। 3 महीने के भाई, 3 महीने या 30 इजैकुलेशन के बाद में फिर इसको चेक किया जाता है स्पर्म काउंट के लिए। अगर इसमें स्पर्म नहीं है, इसके इजैकुलेशन में स्पर्म नहीं आ रहे हैं, सिक्रीशंस तो अभी भी आएंगे। ऐसा नहीं होता कि सिक्रीशंस नहीं आएंगे, सिक्रीशंस तो प्रोस्टेट ग्लैंड से अभी भी आएंगे इसमें। मैंने कहा वो समझ रहे हैं बच्चा? अभी भी चाहे वैसेक्टोमी कर दी है, पर सिक्रीशंस तो क्या इसके पेनाइल सिक्रीशन आएंगे? मैंने कहा अभी भी आएंगे सिक्रीशंस, तो फ्लूइड तो अभी भी आएगा, बट उस फ्लूइड के अंदर स्पर्म नहीं रहेंगे, क्योंकि स्पर्म वाली प्रोसेस को हमने बंद कर दिया है। बाकी फ्लूइड तो अभी भी यहां पर इजैकुलेट होगा। तो 30 इजैकुलेशन के बाद, 30 इजैकुलेशन के बाद में कम से कम 30 इजैकुलेशन की जरूरत होती है, 3 महीने की जरूरत होती है। उसके बाद में हम इसमें स्पर्म काउंट चेक करते हैं। अगर स्पर्म काउंट 0 हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि अब हमारा वैसेक्टोमी हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा जी, या आप कंफ्यूज चल रहे हैं इसमें? आफ्टर दैट और समझिए इसके बारे में। मैंने कहा एनएसबी आजकल का फेमस है, एनएसबी को समझते हैं। एनएसबी क्या है? मैंने कहा नॉन स्काल्पल बैसेक्टोमी, नॉन स्काल्पल बैसेक्टोमी, इसको समझते हैं। मैंने कहा इसमें क्या करते हैं हम, इसे हम की होल बैसेक्टोमी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज, इसे हम ऑल्सो नोन एज की होल बैसेक्टोमी, ऑल्सो नोन एज की होल बैसेक्टोमी। इसे हम की होल बैसेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या जानते हैं? की हॉल बैसेक्टोमी के नाम से भी इसे जाना जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या मेरी बात सबको क्लियर है बच्चा? इसे हम की हॉल बैसेक्टोमी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास में एक डिवाइस है, उसकी मदद से क्या करेंगे, स्कालपल की जरूरत नहीं होगी। हमारे पास में यहां पर एक सर्जिकल हुक होता है, और उस सर्जिकल हुक की मदद से, उस सर्जिकल हुक की मदद से हम क्या करेंगे, 1 मिनट रुकेंगे बेटा जी।
चलिए, तो मैंने क्या कहा बेटा जी, मैंने कहा इसे हम की होल बेसेक्टोमी भी कहते हैं। और इस की होल बेसेक्टोमी में हम करते क्या है, हमारे पास में एक सर्जिकल हुक होता है। हमारे पास में इसमें क्या होता है बेटा जी, एक सर्जिकल हुक होता है। और उस सर्जिकल हुक की मदद से हम क्या करते हैं, बार्स डिफरेंस जो होती है उसे पकड़ते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत ज्यादा इसमें पेनफुल नहीं होता, बहुत कम पेनफुल होता है, बहुत जल्दी से प्रोसीजर हो जाता है, बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। एक हुक लेते हैं और हुक की मदद से हम क्या करते हैं, हुक की मदद से उसे जो निकाल लेते हैं। अब ये निकाल लिया तो सेम कहानी, स्ट्राइल स्ट्राइल की कंडीशन तो वही रहेगी कि आपको जो है 30 एजेकुलेशन कम से कम देखने हैं, वही आपको 3 महीने का यहां पर भी आपको रखना है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुनिए, क्योंकि यहां पर आपको स्पेशल नॉन स्काल्पल बेसेक्टोमी में पोस्ट ऑपरेटिव आपको कभी भी जब आप ऑपरेटिव हुए बेसेक्टोमी अगर आपको हुई है तो आप क्या क्या स्पेशल बातें और ध्यान रखेंगे वो सुनिए। इसको कम से कम ऑपरेशन के बात नहीं करना है 24 आवर तक, इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड वाथ फॉर 24 आवर, वाथ फॉर 24 आवर्स आफ्टर ऑपरेशन। ऑपरेशन के चॉइस देखो, सब लोग 30 इजैकुलेशन और 3 मंथ को रट के बैठे हुए हैं, ध्यान से समझ लें बेचा। 30 इजैकुलेशन और 3 मंथ को सब लोग रट के बैठे हुए हैं, तो क्या एग्जामिनर हमेशा 30 इजैकुलेशन और 3 मंथ पर ही अटका रहेगा? नहीं। अब बारी आती है थोड़ा सा आगे बढ़ने की, कुछ भी थोड़ा सा अलग करने की, तो समझिए मेरी बात को, हमेशा याद रखिएगा। वो तो कंठस्थ याद होना ही चाहिए आपको हमेशा कि 30 एजेकुलेशन 3 महीने नॉन स्काल्पल बैसेक्टोमी में, नो स्काल्पल, वहां पर कोई स्काल्पल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां पर हम सर्जिकल हुक की मदद से, जो सर्जिकल हुक होगा उसकी मदद से हम क्या कर लेंगे, उसे रिमूव कर लेंगे। सर्जिकल हुक की मदद से उसे रिमूव करेंगे और कट करेंगे, 1 सेंटीमीटर कट करते हैं। और स्पेशल क्या क्या बातें वो सीख लीजिए बेटा इसमें, कि हमें बात नहीं करना है 24 आवर तक, बात नहीं करना है, उससे मना कर देना है। और हमें टी बैंडेज इस्तेमाल करते हैं, पता ही होगा आपको जेनेटल एरिया के लिए कौन सी बैंडेजिंग है। टी बैंडेज जेनेटल एरिया के लिए टी बैंडेज होती है और हमारे हेड के लिए कैपेलिन बैंडेज होती है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। हेड के लिए जो बैंडेज यूज करते हैं उसे कैपेलाइन बैंडेज कहते हैं, याद भी होगा आपको, कैपेलाइन बैंडेज के नाम से जानते हैं उसे, कैपलाइन बैंडेज, याद है बच्चा? तो उसे हम कैपेलाइन बैंडेज कहते हैं, इसे हम टी बैंडेज कहते हैं। तो बेटा जी यहां पर हम क्या यूज करते हैं, मैंने कहा यहां पर हम टी बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। और कितने दिन तक यूज करेंगे, क्वेश्चन ये स्पेशल है। समझ में आ रहा है? कितने दिन तक यूज करेंगे, मैंने कहा कम से कम 15 दिन तक यूज करते हैं। टी बैंडेज को यूज करते हैं 15 दिन तक सपोर्ट देने के लिए, इसे ड्राई रखना है साइट को। समझ में आ रहा है ना? कोई 15 दिन तक, 15 दिन बड़े प्रिकॉशियस होते हैं, 15 दिन हमारे प्रिकॉशियस होते हैं, याद रखिए 15 दिन प्रिकॉशियस होते हैं। अगर पोस्ट ऑपरेटिव अगर आपको वैसेक्टोमी हुई है तो आपको 15 दिन बड़े स्पेशली आपको ध्यान रखने होते हैं। इसके सूचर तो अगर अगर वैसेक्टोमी हुई है तो सूचर लगे होंगे, और वैसेक्टोमी अगर की है तो सूचर लगे होंगे, तो लगभग हमें 5 दिन बाद में सूचर रिमूव हो जाते हैं। अगर सूचर लगे हैं तो 5 दिन बाद में हम क्या कर देते हैं, सूचर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सूचर लगे हैं तो, बट बाकी चीजें 15 दिन तक ध्यान रखते हैं ना। 15 दिन तक कोई साइकिलिंग करनी है ना, 15 दिन तक आपको हैवी वेट लिफ्ट करना है। 15 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये 15 दिन बड़े याद रखिएगा कि कितने दिन तक क्या नहीं करना है। समझ में आ गया क्या? तो ये हमें पता होना चाहिए। ये सस्ता भी पड़ता है आपकी, जितने में 5 ट्यूबेक्टोमी होती है, सॉरी 5 वैसेक्टोमी होती है, उतने में 1 ट्यूबेक्टोमी का खर्चा आ जाता है। तो सस्ता भी है, अच्छा भी है। इसकी फेलियर रेट भी बहुत कम है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बेसेक्टोमी की फेलियर रेट क्या है, तो बेसेक्टोमी की जो पियरल इंडेक्स के अकॉर्डिंग फेलियर रेट है, अकॉर्डिंग टू बेसेक्टोमी, जो इसमें पियरल इंडेक्स इसका जो है फेलियर रेट की अगर बात करूं तो 0.15 पर 100 वुमेन ईयर, पर 100 वुमेन ईयर इसकी फेलियर रेट है। 0.15 पर 100 वुमेन ईयर इसकी फेलियर रेट है।
तो बहुत कम फेलियर रेट है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज बताइए फेलियर का, अगर बेसेक्टोमी का कोई फेलियर रेट का पूछे, मैंने कहा अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बेसेक्टोमी फेलियर, बेसेक्टोमी फेलियर इन इंडिया, बेसेक्टोमी फेलियर इन इंडिया, इंडिया में बेसेक्टोमी फेलियर के लिए मोस्ट कॉमन कॉज बताइए कि बेसेक्टोमी फेलियर का मोस्ट कॉमन कारण क्या हो सकता है। तो आंसर है मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बास डिफरेंस, मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन, आपने गलत चीज कट कर दी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, क्या आपने मिस्टेकनली आपने जिस चीज को कट करना चाहिए उस चीज की जगह आपने कोई दूसरी चीज कट कर दी है, अब बास डिफरेंस को कट नहीं कर पाए। तो इंडिया में सबसे ज्यादा फेलियर का कारण यही होता है। आपको इसकी पीएल इंडेक्स याद होनी चाहिए, 0.15 पर 100 वुमेन ईयर इसकी आपकी फेलियर रेट होती है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है बेसेक्टोमी का फेलियर का इंडिया में, वो आपका ये होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा आपका बेसेक्टोमी सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ कैसे पता करोगे। मैंने कहा सक्सेसफुल को जानने के लिए कि आपकी बेसेक्टोमी सक्सेस हुई है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करेंगे, हिस्टोलॉजिकली एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और मैंने कहा हम स्मीयर ऑफ स्क्यूज करेंगे, हम एक स्टेनिंग यूज करते हैं, WRIGST, WRIGST, राइट स्टेन, राइट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे करेंगे, स्मीयर ऑफ स्क्यूज ऑफ बास डिफरेंस, स्क्यूज ऑफ बास डिफरेंस बाय राइट स्टेनिंग। तो कुल मिला के ये स्टेनिंग टेक्निक हमें पता होनी चाहिए कि एक स्टेनिंग टेक्निक होती है वो यूज कर सकते हैं, हिस्टोलॉजिकल। तो ये स्टेनिंग कभी कभार आपको उलझाएगा, कौन सी स्टेनिंग टेक्निक के माध्यम से हम वहां पर यूज करेंगे। तो राइट है WRIGST, राइट स्टेनिंग टेक्निक जो होती है उसके माध्यम से हम पता करते हैं बच्चा बास डिफरेंस की आपकी, कि ये आपका सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। इसका पता करने के लिए, इसका हम पता करने के लिए क्या करेंगे, इसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट स्टेनिंग यूज करना पड़ेगा। बच्चों मेरे, ये आपको शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैं इसे थोड़ा सा और अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बेसेक्टोमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन साझा कर दी है। चलिए किधर गया हमारा क्वेश्चन, यस 14 नंबर का क्वेश्चन था। तो हमें परमानेंट मेथड कॉन्ट्रासेप्शन, विच टीचिंग स्टेटमेंट पुट द नर्स इंक्लूडिंग द, क्या समझाओगे, अनदर मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इज नीडेड अंटिल द स्पर्म काउंट इज 0, कि जब तक आपका बेसेक्टोमी किया है तो अनदर मेथड आपको यूज करना पड़ेगा जब तक आपका स्पर्म काउंट 0 नहीं हो जाएगा। क्या आप ये समझाएंगे। मैंने कहा यस, ये बात तो आपको समझानी पड़ेगी क्योंकि 30 एजेकुलेशन या 3 महीने का आपको वेट करना पड़ता है। दूसरी बात, आपको अगर आपने बेसेक्टोमी करवाई है तो आपको 15 दिन वाला कंसेप्ट नहीं भूलें कि 15 दिन तक वहां पर आपको ना हैवी लिफ्टिंग करना है ना वेट करना है, 5 दिन में सूचर निकल जाते हैं। बेसेक्टोमी की पता करने के लिए कि बढ़िया से हुआ है या नहीं हुआ है, राइट स्टैंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। बच्चा क्लियर है, सारे क्वेश्चन अब आपको घूमने चाहिए। बेसेक्टोमी इज इजीली रिवर्स्ड इफ चिल्ड्रन आर डिजायर्ड इन द फ्यूचर, कि अगर बाद में अगर आपको बच्चे चाहेंगे तो क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं, इजी है रिवर्स करना। मैंने कहा बिल्कुल इजी नहीं है, ये परमानेंट मेथड है, तो ये बात तो गलत है। बेसेक्टोमी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द मेल विथ प्रायर हिस्ट्री ऑफ द कार्डियक डिजीज, हमने ऐसा कोई कार्डियक डिजीज, डायबिटीज, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये बात तो ये गलत बोल रहा है, इसका कोई संबंध नहीं है। बेसेक्टोमी रिक्वायर ओनली ए ईयरली फॉलोअप, मैंने कहा कोई फॉलोअप की जरूरत नहीं होती है। एक बार अगर स्पर्म काउंट 0 हो गया तो कोई फॉलोअप काउंट की जरूरत नहीं होती है। बेसेक्टोमी में आपको कोई फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है, एक बार स्पर्म काउंट 0 हो जाए तो बच्चा आपका आंसर इज ए। बट मैंने तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपकी बेसेक्टोमी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन बेसेक्टोमी के बारे में सब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ए 39 ईयर ओल्ड मल्टी ग्रेविडा फीमेल है आपके पास में,
क्लाइंट आस्क्ड द नर्स फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द फीमेल स्टरलाइजेशन विथ ट्यूबल लाइगेशन। अब की बार फीमेल स्टरलाइजेशन की बात आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट द इफेक्टिव टीचिंग। अब की बार हमें किसके बारे में बताना है? अभी हमने मेल स्टरलाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था कि मेल बेसेक्टोमी कैसे कर सकते हैं, बेसेक्टोमी में एनएसबी क्या होता है, नॉन स्काल्पल बेसेक्टोमी क्या होती है, उसमें हम कितना कट करते हैं, वो सारा मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब हम बात करेंगे बच्चा किसके बारे में? फीमेल के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा फीमेल स्टरलाइजेशन की बात करें तो देखो बच्चा, यहां पर वहां पर 22 से 60 होना चाहिए, यहां पर आपका 22 से 49 ईयर के बीच में होनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि फिर तो मीनोपॉज ही हो जाएगा, फिर तो वो वैसे भी प्रेग्नेंट नहीं होगी, फिर आप पेसेक्टोमी उसके अंदर ट्यूबेक्टोमी क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा यहां पर अलग एज है, वहां पर अलग एज है, तो ये एज ग्रुप वाला क्वेश्चन गलत करवा सकता है आपसे, तो इसको याद रखिए। एज वाला गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आपको एज को संभाल के रखना चाहिए। मैंने कहा 22 से 49 साल, 22 से 49 साल जो है ये गड़बड़ का विषय है। मैंने कहा ठीक, वही यहां पर भी एक चाइल्ड कम से कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहां भी कम से कम एक चाइल्ड तो आपका होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? मैंने कहा ठीक। यहां पर आपका, मैंने कहा यहां पर आपका दो प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आपकी दो प्रकार से कर सकते हैं। मैंने कहा दो कौन कौन से कर सकते हैं? मिनी लैपिंग कर सकते हैं, मिनी लैप। यहां पर एक आपके पास में मिनी लैप किया जाता है। मिनी लैप आपका एमबीबीएस डॉक्टर्स के बाद में एमबीबीएस डॉक्टर भी कर सकता है और उसके ऊपर वाले कोई भी कर सकता है। और एक होता है आपका लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। जो आपका लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन होता है उसको एमबीबीएस वाला नहीं कर सकता। एमबीबीएस वाला मिनी लैब को आपका एमबीबीएस डॉक्टर से लेके एमडी, सर्जन, गायनिक कोई भी कर सकता है। बट लेप्रोस्कोपिक जो आपका स्टरलाइजेशन करना है उसको एमडी, एमएस ही करेगा, उसको एमबीबीएस डॉक्टर नहीं करेगा। उसको एमडी, एमएस यही करेंगे, जो गायनिकोलॉजी में एमडी, एमएस कर रखा है वही करेगा। इसको लेप्रोस्कोपिक जो आपका स्टरलाइजेशन होता है उसको वही करेगा। उसको ऐसा नहीं है, उसका ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी करवा लें और आपका काम चल जाएगा। एमबीबीएस डॉक्टर वहां पर नहीं करेगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें हम फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, छोटा सा कट बनाएंगे आपके अब्डोमेन में, उसके माध्यम से जाएंगे और वहां आप कट लगा देंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसकी खास बात क्या थी? मैंने कहा इसकी खास बात ये है कि जैसे मेल में हमें 3 महीने का वेट करना है या 30 इजोकुलेशन का वेट करना है, वैसे नहीं करना है, वैसे जरूरत नहीं। जैसे आपने स्टरलाइज या ट्यूबेक्टोमी कर दिया, मतलब आपका काम हो गया। बट इंटरकोर्स तुरंत नहीं करना है, क्योंकि सूचर बूचर पर प्रेशर आ सकता है, इसलिए 2-3 दिन तक इंटरकोर्स करने की मना करनी है। हाँ, सारे मेथड मैं आपको बताता हूं बेटा, आपको सारे मेथड आपको पता होगा, बहुत सारे मेथड्स हैं, 4-5 मेथड हैं इसके, जो मैं आपको जब आपको पढ़ाया जाता है तो मैंने आपको बताए होंगे। जब हम कॉन्ट्रासेप्शन की चर्चाएं करते हैं तो इसमें आपको अलग अलग मेथड मैंने बताए थे, और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। कौन बताएगा मुझे? कोई भी स्टूडेंट अगर बताना चाहे तो जल्दी से बता दे कि कौन कौन से मेथड हैं जिनके माध्यम से, कौन कौन से हमारे मेथड हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी करते हैं। ट्यूबेक्टोमी के मैंने अलग अलग मेथड आपको बता रखे हैं, अगर किसी पे आते हैं तो जल्दी बता दे, नहीं आते तो मैं बता देता हूं। चलिए, मुझे लग रहा है कि आप पर नहीं आते, इसलिए मुझे ही बताने पड़ेंगे। अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, जल्दी से बता दो। यस, चलो मैं बता देता हूं। सबको नहीं आते होंगे, कुछ लोगों को आते होंगे, चलो मैं बता देता हूं। इसमें हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं पोमेरॉय मेथड। एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं पोमेरॉय मेथड, और दूसरा मेथड हम जो इसमें यूज करते हैं, पोमेरॉय मेथड के अलावा भी हम इसमें क्या और भी मेथड यूज करते हैं? मैंने कहा यस, और भी मेथड यूज करते हैं। कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? इनका इरविंग मेथड, इरविंग मेथड, और कौन सा मेथड यूज करते हैं? और मैंने कहा इसमें मेड लेनर मेथड, मेड लेनर मेथड, और कौन सा मेथड यूज करते हैं? मैंने कहा क्रो इनर मेथड, क्रो इनर मेथड। ये हमारे पास में जब हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं तो ट्यूबेक्टोमी के अंदर 4 मेथड हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। कितने मेथड हम इस्तेमाल करते हैं? 4 मेथड यूज करते हैं। पोमेरॉय मेथड यूज करते हैं, इरविंग मेथड यूज किया जाता है, मेड लेनर मेथड यूज किया जाता है, और क्रो इनर मेथड यूज किया जाता है। क्या है सर ये बताइए? मैंने कहा बता देते हैं। जो यस,
मैंने कहा इसमें हम 4 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। पोमेरॉय मेथड यूज कर सकते हैं, इरविंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडलेनर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रो-एनर मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम करते क्या है। मैंने कहा पहले वाले में हम क्या करते क्या है, जो आपका फेलोपियन ट्यूब होता है, जैसे ये फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं ऐसे। इस फेलोपियन ट्यूब को ऊपर की तरफ खींच के जो हमारा पोमेरॉय मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, और ऊपर की तरफ खींचने के बाद इसे क्या कर देते हैं, हम कट कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कितना कट कर देते हैं? लगभग 1.5 सेंटीमीटर हिस्से को कट कर देते हैं। लगभग 1.5 सेंटीमीटर हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। और कट करने के बाद हम इसे बांध देते हैं क्रोमिक कैटगट की मदद से, लाइगेट कर देते हैं क्रोमिक कैटगट से। क्रोमिक कैटगट से हम क्या कर देते हैं, इसे क्रोमिक कैटगट की मदद से इसे हम क्या कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं। दिस मेथड इज नोन एज पोमेरॉय मेथड। और ये पोमेरॉय मेथड पहले पूछा जा चुका है। ये पोमेरॉय मेथड आपका पहले एग्जाम में आ चुका है शायद प्रीवियसली, और मैं पहले भी पढ़ाया था। पोमेरॉय मेथड में हम क्या करते हैं, मैंने पोमेरॉय मेथड में जो आपकी ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है, उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं। उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे और खींचने के बाद उसका लगभग 1.5 सेंटीमीटर हिस्सा हम कट करेंगे। उसके बाद में जो हिस्से बचे हैं उसको हम लाइगेट करेंगे क्रोमिक कैटगट की मदद से, और क्रोमिक कैटगट की मदद से उसे हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, कट करके रिमूव कर देंगे। ये हमारा क्या कहलाता है बच्चा, ये हमारा मेथड जो होता है वो पोमेरॉय मेथड कहलाता है। समझ में आ गया पोमेरॉय मेथड? ठीक। दूसरा मेथड आता है इरविंग मेथड। मैंने कहा इरविंग मेथड में क्या करते हो ये बताओ। इरविंग मेथड में हम क्या करते हैं, इरविंग मेथड में क्या करते हैं, हम कट लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, जैसे ये फेलोपियन ट्यूब है, ये हमारी क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, और फेलोपियन ट्यूब में हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं। और फेलोपियन ट्यूब में कट लगाने के लिए हमारे पास में एक हिस्से को तो हम इधर ले आते हैं और एक हिस्से को हम इधर ले आते हैं। एक हिस्से को तो हम बांध देते हैं किससे, मायोमेट्रियम से, पीछे की तरफ। एक हिस्से को तो हम किस में जोड़ देते हैं, मायोमेट्रियम में। एक हिस्से को तो यूट्रस में मायोमेट्रियम से जोड़ देते हैं, और एक हिस्सा बचा उसको हम किससे जोड़ देते हैं, उसे हम मीजोसल्फिंक्स से जोड़ देते हैं। मीजोसल्फिंक्स से जोड़ देते हैं, मीजोसल्फिंक्स से जोड़ देते हैं। दूर वाला हिस्सा मीजोसल्फिंक्स से, नजदीक वाला, भाई नजदीक वाला तो यूट्रस के नजदीक है, वो तो मायोमेट्रियम में चला जाएगा। जो यूट्रस की तरफ वाला हिस्सा है, जो यूट्रस की तरफ वाला हिस्सा है फेलोपियन ट्यूब का, उसे यूट्रस की तरफ मोड़ के, उसे हम यूट्रस की तरफ मोड़ के क्या करेंगे, यूट्रस की तरफ मोड़ के यूट्रस में ही उसे सिल देंगे, मायोमेट्रियम में सिल देंगे। दिस इज नॉन एज द इरविंग मेथड। ओके। और जो आपका रिमेनिंग जो डिस्टल पोर्शन है, उस डिस्टल पोर्शन को हम मीजोसल्फिंक्स के अंदर क्या करेंगे, मीजोसल्फिंग के अंदर टाई कर देंगे। तो ये मेथड आपका क्या कहलाता है, इरविंग मेथड कहलाता है। पहला पोमेरॉय मेथड है, दूसरा मेथड हमारे पास में इरविंग मेथड है, और तीसरा मेथड हमारे पास में आता है मेडलेनर मेथड। कौन सा मेथड आता है, तीसरा मेथड हमारे पास में मेडलेनर मेथड के नाम से आता है। मेडलेनर मेथड में हम क्या करते हैं बच्चा, मेडलेनर मेथड में कट नहीं करते हैं, ऊपर की तरफ करके इसे बांध देते हैं। मेडलेनर मेथड में इसे हम कट नहीं करते, इसे हम बांध देते हैं। कट करने की बजाय इसे हम क्या कर देंगे, बांध देंगे मेडलेनर मेथड के अंदर। और लास्ट एंड फाइनली आपके पास में आता है क्रो इनर मेथड। क्रो इनर मेथड, क्रो इनर मेथड में हम जो कॉर्नर है, जो फेलोपियन ट्यूब का, जो आपका ये फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पोर्शन है, इस फेलोपियन ट्यूब के लास्ट पोर्शन को यहां से कर देते हैं। मतलब इनफंडिबुलम वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कट कर देते हैं। जो हमारा इनफंडिबुलम वाला पोर्शन होता है, उस इनफंडिबुलम वाले पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और उसको हम क्या कर देते हैं बच्चा, रिमूव कर देते हैं। सर कैसे याद रखेंगे, जैसे फीमेल्स होती हैं उनको पिंक कलर पसंद होता है। कौन सा कलर पसंद होता है फीमेल्स को, पिंक कलर पसंद होता है। वैसे ही याद रखेंगे ट्यूबेक्टोमी के लिए पिंक की जगह पिंक ही है, बट एन की जगह एम लिख देंगे। एन की जगह क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे यहां पर। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बच्चा, सबको क्लियर है कैसे याद रखेंगे। हमारे ट्यूबेक्टोमी के जो मेथड्स हैं बड़े इजीली तरीके से आप याद रख सकते हैं। जैसे पिंक होता है वैसे पिंक याद रखेंगे, पिंक से पिंक याद रह जाएगा।
मैंने कहा पी से पोमेरॉय मेथड, आई से इरविंग मेथड, एम का मतलब मेडलेनर मेथड, के का मतलब क्रोएनर मेथड। अब क्रोएनर मेथड बोल देंगे तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कॉर्नर जैसा फीलिंग आ रहा है। क्रोएनर मेथड में कॉर्नर तो कॉर्नर को कट कर देते हैं, इधर वाला कॉर्नर कट कर देते हैं, क्रोएनर कहते हैं। मेडलेनर में ओनली हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, रबर लगा देते हैं, मतलब इसे हम क्या कर देते हैं, इसे टाई कर देते हैं, बस ओनली इसे टाई किया जाता है। इसे टाई करने के अलावा इसमें कहीं भी कट नहीं लगाते, वो मेथड हमारा मेडलेनर मेथड कहलाता है। और हमारा बचा इरविंग मेथड। इरविंग मेथड में हम एक जो हमारा यूट्रस की नजदीक वाला हिस्सा होगा उसे मायोमेट्रियम से जोड़ देंगे, और जो डिस्टल वाला पोर्शन होगा उसे मीजोसल्पिंग से जोड़ देंगे। और पोमेरॉय मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर कट करेंगे, और 1.5 सेंटीमीटर कट करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसे क्रोमिक कैटगट की मदद से उसे हम क्या कर देंगे बच्चा, टाई कर देंगे। क्रोमिक कैटगट की मदद से उसे हम क्या कर देंगे, टाई करने का कार्य करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हम कुछ मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, ट्यूबेक्टोमी में। और ट्यूबेक्टोमी में कौन सा हिस्सा कट किया जाता है नॉर्मली, तो कन्वेंशनल ट्यूबेक्टोमी जब हम करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली इस्थमस पोर्शन को कट करते हैं। तो ये बात भी हमें समझ में आ जानी चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चों इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन, जितना मैंने चाहा उतनी इंफॉर्मेशन, जितना मुझे लगा उतनी मैंने ट्यूबेक्टोमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। बाकी तो हम जब क्लास में ओबीजी पढ़ते हैं तो वहां पर डिस्कस करेंगे, जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे वहां पर, तो वहां पर ये तो घबराने की जरूरत है ही नहीं हमें। देख लेते हैं। माई फैलोपियन विल बी टाइड ऑफ थ्रू ए स्मॉल अब्डोमिनल इंसिजन। क्या चीज आप बताएंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसको टाई ऑफ कर देंगे थ्रू स्मॉल अब्डोमिनल इंसिजन के, कि छोटा सा कट लगा के हम इसे टाई ऑफ कर देंगे, छोटा सा कट लगा के हम टाई ऑफ करने का काम करेंगे। मैंने कहा यस कर सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, टाई ऑफ करने का काम करेंगे। तो ये बात भी हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही है। क्या रिवर्सल ऑफ ट्यूबल लाइगेशन इज इजीली डन? मैंने कहा नहीं सर जी, ये परमानेंट मेथड है, ये परमानेंट मेथड है, रिवर्सल पॉसिबल नहीं है इजीली। आफ्टर दिस प्रोसीजर आई मस्ट एब्सेंट फ्रॉम द इंटरकोर्स फॉर द एटलीस्ट 3 वीक। नहीं, इसमें इंटरकोर्स से बचने की जरूरत नहीं है। इंटरकोर्स से बचना है तो 2-3 दिन बचना है, क्योंकि आपका जो सूचर लगा है उस पर प्रेशर नहीं है, सूचर लगा है उस पर प्रेशर नहीं है, इसलिए आप तो ऐसे याद रखो। देखो वहां पर 3 मंथ तक हम क्या करते थे, इंटरकोर्स से बचते थे, यहां पर 3 दिन तक बचते हैं। यहाँ वहां पर हम जब बेसेक्टोमी करते हैं तो 3 महीने तक इंटरकोर्स नहीं करते, मतलब इंटरकोर्स तो कर सकते हैं बट मतलब प्रेगनेंसी के रिस्क है, इसलिए हमें कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 3 दिन तक परहेज करना चाहिए, और वो हमारा पर्पज दूसरा है। यहाँ पर बर्थ ऑफ माई ओवेरीज विल बी रिमूव्ड ड्यूरिंग द ट्यूबल लाइगेशन प्रोसीजर। क्या यहाँ पर ओवेरी रिमूव की जाएंगे? नहीं। ओवेरी को रिमूव करने वाले प्रोसीजर को ओफेरेक्टोमी कहते हैं। देखो फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं तो उसे सल्पिंजेक्टोमी कहते हैं। तो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब को भी नहीं निकाला जाता, अगर फेलोपियन ट्यूब को निकाला जाता तो सल्पिंजेक्टोमी कहते, सल्पिंजेक्टोमी सल्पिंजेक्टोमी कहते। और अगर ओवेरी को निकाला जाता तो ओफेरेक्टोमी कहते। और अगर अगर आपका फेलोपियन ट्यूब का इंफेक्शन होता है तो फेलोपियन ट्यूब का इंफेक्शन हमारा सल्पिंजाइटिस कहलाता। सल्पिंजाइटिस क्या कहलाता? सल्पिंजाइटिस कहलाता। समझ में आ रहा है बच्चा? ये हमें अलग अलग हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया, और हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, माय फेलोपियन ट्यूब विल बी टाइड ऑफ थ्रू ए स्मॉल अब्डोमिनल इंसिजन इज द राइट आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको बच्चा ये क्लियर हो गया होगा 15 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। A 23-year-old nulliparous client visiting the client clinic for routine examination। रूटीन एग्जामिनेशन के लिए एक महिला आती है, नलीपेरस है, कभी उसको बच्चा नहीं हुआ है। नर्स दैट सी डिजायर्ड टू यूज द बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड यूज करना है उसे। और बेसल बॉडी टेम्परेचर, एक मिनट रुकिए भैया। A 23-year-old nulliparous client visiting the clinic for a routine examination। रूटीन एग्जामिनेशन के लिए एक महिला आती है, और सी डिजायर द यूज ऑफ बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड फॉर फैमिली प्लानिंग। वो फैमिली प्लानिंग का बेसल बॉडी टेम्परेचर के बारे में जानना चाहती है। बताइए इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मैंने कहा बेटा चेक द सर्वाइकल म्यूकस। नहीं, सर्वाइकल म्यूकस बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड में थोड़ी ना चेक किया जाएगा।
वो जब आप टेम्परेचर की बातें कर रहे हैं तो टेम्परेचर में टेम्परेचर चेक करोगे, वेसल में सर्वाइकल म्यूकस क्यों चेक करोगे भाई? टेम्परेचर में तो आप क्या चेक करोगे? टेम्परेचर चेक करोगे। बेटा जी यहां पर ध्यान से सुनिए, मैंने कहा बेटा ओव्यूलेशन का जो पता करते हैं ना, ओव्यूलेशन का पता करने के लिए हमारे पास में दो मेथड हो सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर से भी पता करते हैं और दूसरा हम सर्वाइकल म्यूकस से भी पता करते हैं। सर्वाइकल म्यूकस से भी पता करते हैं, बात को ध्यान से सुनिए। और मैंने कहा बेटा जी आप टेम्परेचर जब लिखते हैं और सर्वाइकल म्यूकस, इनमें दोनों हार्मोन का बड़ा रोल होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का रोल पूछा जा सकता है कभी आपसे उल्लू बना के, तो आपको दोनों हार्मोन का रोल पता होना चाहिए, किसके लिए कौन जिम्मेदार है, टेम्परेचर बनने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, और सर्वाइकल म्यूकस की कॉपियस अमाउंट में ज्यादा जो आ रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। होने को तो दोनों इनका रोल हो सकता है, बट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सर्वाइकल म्यूकस जो थिन हो जाता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और आपका जो टेम्परेचर बढ़ा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मैंने कहा आप अल्फाबेटिकली जमा लो, मैंने कहा सी पहले आता है, मैंने कहा पहले मैं सर्वाइकल म्यूकस लिख लूं और दोबारा आपका क्या आता है, मैंने कहा टी आता है, मैं टेम्परेचर लिख लूं, और मैं कहा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को भी मैं अल्फाबेटिकली जमा लेता हूं, प्रोजेस्टेरोन और अल्फा इसको भी जमा दिया, तो मैंने कहा हो गया मेरा काम। सर्वाइकल म्यूकस के लिए मेनली कौन जिम्मेदार है? सर्वाइकल म्यूकस आपका जब ओवुलेशन होता है तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन जिम्मेदार होता है सर्वाइकल म्यूकस के लिए, और बहुत ज्यादा खूब अच्छे मात्रा में सर्वाइकल म्यूकस जो है खूब आता है, पतला आता है। सर्वाइकल म्यूकस के लिए आपका एस्ट्रोजन जिम्मेदार रहेगा, और सर्वाइकल म्यूकस आपका थिन आएगा बेटा, बढ़िया आएगा, थिन सा आएगा, पतला आएगा एकदम, और कॉपियस अमाउंट में आएगा, स्केंटी नहीं आएगा, खूब भर भर के आएगा। क्या बच्चा मेरी बात समझ में आ रही है क्या? भर भर के आएगा, खूब आएगा, यहां पर आपका जो है कम नहीं आएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। समझ में आ गया? प्रोजेस्टेरोन के ये क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं, वो मैंने क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई कर दिया है। चलिए अभी वॉइस आ गई होगी। यस, बैटरी डिस हो गया है, मुझे लग रहा है आपका बैटरी तो डिस नहीं हुआ ना, माइक का बैटरी ऑफ। चलिए, अपना तो नहीं है ना? पक्का? बच्चा क्लियर है या नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैंने कहा बच्चा आपका बिफोर एंड आफ्टर की कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए कि बिफोर आपका 0.5 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और आफ्टर ओवुलेशन आपका जो टेम्परेचर है वो 0.5 से लेके 1 डिग्री फॉरेनहाइट आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बात आपको बड़ी समझ में आनी चाहिए ओवुलेशन की। तो टेम्परेचर की भी बात समझ में आ चुकी है आपको, सर्वाइकल म्यूकस की कहानी भी आपको समझ में आ चुकी है, शायद मुझे लगता है कि आपको ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन को क्यों ना हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बैठ के। मैंने कहा देखो बच्चा इसमें क्या है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, चेक द सर्वाइकल म्यूकस। मैंने कहा सर्वाइकल म्यूकस चेक करेंगे क्या? नहीं। टेक हर टेम्परेचर एट द सेम टाइम एवरी मॉर्निंग बिफोर द गेटिंग आउट ऑफ द बेड। मैंने कहा यस,
हम टेम्परेचर कब कलेक्ट करते हैं पेशेंट का? मैंने कहा टेम्परेचर हम एवरी मॉर्निंग कलेक्ट करते हैं, डेली कलेक्ट करते हैं, सेम टाइम पे कलेक्ट करते हैं, जिससे गड़बड़ ना हो। कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, नहीं तो मेटाबॉलिज्म होने लगेगा। आप चले फिरे, अगर आप चलने फिरने लगे तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी, और अगर आपकी बॉडी में हीट जनरेट हुई, अगर आपकी बॉडी में हीट जनरेट हुई तो आपका टेम्परेचर गड़बड़ कर जाएगा। यस और नो? तो आपको चलना फिरना नहीं, उससे पहले आपका टेम्परेचर हो जाए। आपको कुछ खाना पीना नहीं है, नहीं तो वो पचेगा, उसको पचने के लिए मेटाबॉलिज्म होगा, आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ध्यान रहने चाहिए कि मॉर्निंग में जल्दी ले लेते हैं, और मॉर्निंग में लेते हैं, रात को नहीं लेते हैं टेम्परेचर, मॉर्निंग में लेते हैं। तो ये तो आपका बात जो है सही कह रहा है। और टेम्परेचर की बात कर रहा था तो मैंने कहा सही है, डॉक्यूमेंट ओव्यूलेशन व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज। मैंने कहा डिक्रीज नहीं होता बेटा, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, ये बात गलत है। अवॉइड द कोइटस फॉर द 10 डे आफ्टर द स्लाइट राइज इन द टेम्परेचर। कि टेम्परेचर बढ़ गया तो 10 दिन तक इंटरकोर्स नहीं करना है क्या? नहीं, 10 दिन की जरूरत नहीं है, 3-4 दिन की जरूरत होती है, 3-4 दिन ऊपर नीचे होता है। मैंने कहा अगर आपका ओव्यूलेशन हो गया तो आपके स्पर्म का ही, आपकी ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है? मैंने कहा ओवम का लाइफ स्पान तो 12 से 24 घंटे होता है, और स्पर्म का आपका लाइफ स्पान कितना होता है? मैंने कहा 48 से 72 घंटे ही तो होता है बेटा, 48 से 72 घंटे होता है। तो तब तक ही हमें परहेज करना पड़ेगा, आफ्टर दैट तो कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर दैट तो हम इंटरकोर्स कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चा? तो ये क्वेश्चंस भी हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि ए कपल विजिटिंग एंड द इनफर्टिलिटी क्लिनिक फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेट दैट दे हैव बीन ट्राइंग टू कंसीव फॉर द पास्ट 2 ईयर विदाउट सक्सेस। देखो बेटा, यहां पर एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है इनफर्टिलिटी, और एक वर्ड आपके पास में, एक वर्ड तो आपके पास में इनफर्टिलिटी वर्ड होता है, ध्यान से सुनिएगा, और एक वर्ड आपके पास में स्टरलिटी होता है। कोई मुझे बता पाएगा स्टरलिटी और आपका इनफर्टिलिटी में क्या अंतर होता है? कोई भी बच्चा जो बताना चाहे इनफर्टिलिटी और आपके जो है स्टरलिटी में कोई अंतर बताना चाहे तो मुझे बताइए जल्दी से। जिसको भी आता है हैंड रेज करके बताना स्टार्ट करे, जिसको भी आ सकता है या जो बताने का इच्छुक हो वो थोड़ा प्रयास कर सकता है, वो बता सकता है। प्रयास करने वालों की हार नहीं होती है, एक प्रयास बनता है बेटा जी, आप कर सकते हैं। जल्दी आंसर करें, आप आंसर कर सकते हैं, अच्छा वाला आंसर आपका आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे। सारे लोग आंसर करने का प्रयास करें। इनफर्टिलिटी और स्टरलिटी से आप क्या समझते हैं? इनफर्टिलिटी और स्टरलिटी से आप क्या समझते हैं, बताइए। सुन लो मेरी बात, इनफर्टिलिटी तब होता है, पहले तो आप फर्टिलिटी की डेफिनेशन समझें। मैंने कहा बता दो सर। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी को तो सुने। स्टरलिटी मतलब ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी नहीं होता बेटा। स्टरलिटी का मतलब ट्यूबेक्टोमी या बेसेक्टोमी नहीं होता है। कई बार हम ये नहीं बोलते ये आदमी बांझ है, स्टराइल है। स्ट्राइल जब हो गया ना, स्ट्राइल हो गया, अच्छा मेल के लिए बात की यूज करें या फीमेल के लिए यूज करें। देखो इनफर्टिलिटी तो वो है कि 1 साल तक हम विदाउट प्रिकॉशंस, कोई प्रिकॉशन यूज नहीं करते हैं इंटरकोर्स में। हम किसी, जब हम इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान हम कोई प्रिकॉशन यूज नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करते हैं। आफ्टर दैट 1 साल तक हम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बावजूद भी अगर हमें कंसीव नहीं होता तो ये तो होता है इनफर्टिलिटी। इसको तो हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। मेरी बात को ध्यान से समझें, 1 साल तक हमने प्रयास किए विदाउट, हमने किसी भी जो है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया और हमें क्या नहीं हुआ, कंसीव नहीं हुआ, कंसीव नहीं हुआ, ये इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी भी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है बेटा, प्राइमरी इनफर्टिलिटी उस इनफर्टिलिटी को बोला जाता है जब आपको अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं पर कभी भी पहली बार भी बच्चा नहीं हुआ, पहली बार भी बच्चा नहीं हुआ, तब आपका जो है, पहली बार भी बच्चा नहीं हुआ तो आप ध्यान से समझिए, तब आप क्या करेंगे?
समझ में आ रहा है क्या? पहली बार भी बच्चा नहीं हुआ, पहले एक बार हो चुका है, दोबारा नहीं हो पा रहा, तो वो सेकेंडरी है। पहली बार ही नहीं हो रहा है तो वो आपका प्राइमरी है। यस, सेकेंडरी में कम से कम एक बार प्रेग्नेंट हुई, आफ्टर दैट दोबारा से उसको फर्टिलिटी नहीं आ पा रही है, उसे कंसीव नहीं कर पा रही है, तो वो आपका सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाती है। स्टेरिलिटी का मतलब, अच्छा, इनफर्टिलिटी को ठीक किया जा सकता है, इनफर्टिलिटी को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं और ट्रीटमेंट के माध्यम से हम ठीक कर लेते हैं, बट स्टेरिलिटी के लिए ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर आपने कहा ना स्टेरिलिटी हो गई है, अगर आपने कहा स्टेरिलिटी हो गई है, तो ट्रीटमेंट नहीं है बेटा, स्टेरिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं होता। स्टेरिलिटी के हमारे पास में क्या नहीं होता, ट्रीटमेंट नहीं होता, कंफर्म है अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। अगर हमने स्ट्राइल बोला, इसका मतलब है वो अब कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाएगी, कैसे भी नहीं हो पाएगी। जबकि इनफर्टिलिटी में हम ट्रीट कर लेते हैं, हमारे पास में इंट्राफेलोपियन जो है ट्रांसफर करके, ये करके। मैं एक बात बताओ, एक महिला है जिसके अंदर यूट्रस ही नहीं है, अब फेलोपियन ट्यूब नहीं है, यूट्रस ही नहीं है, अब कैसे आप कैसे प्रेग्नेंट करोगे? तो ये तो स्ट्राइल कहलाएगी, स्टेरिलिटी है इसके अंदर। यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब भी है, तो हम बाहर से इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, अभी अलग अलग मेथड बताऊंगा। अच्छा, इनफर्टिलिटी में इनफर्टिलिटी में मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है, कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा होता है? मोस्ट कॉमन जो इसका फैक्टर हो सकता है जो इनफर्टिलिटी को लीड करता है, वो बताइए। मोस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका इनफर्टिलिटी को लीड करता है, वो कौन सा फैक्टर होता है, वो सबसे ज्यादा फैक्टर लीड करता है? मेरे का सबसे ज्यादा फीमेल फैक्टर होता है बेटा, 40 से 50% केसेस में यहां पर फीमेल फैक्टर ही काम होते हैं, फीमेल में ही दिक्कत होती है मोस्टली। फीमेल फैक्टर आपके लगभग 40 से 50% केस में फीमेल रेस्पॉन्सिबल होती है, और अगर मेल फैक्टर की बात करें तो सेकंड मोस्ट कॉमन कारण मेल फैक्टर होता है, और उसमें आपका लगभग 30 से 40% केस में फीमेल होती है, और लगभग कमांड दोनों की बात करें, जब दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो लगभग 10% केसेस ऐसे होते हैं। पर इनफर्टिलिटी में सबसे ज्यादा कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इनफर्टिलिटी में सबसे ज्यादा कारण देखने को मिलता है, तो इनफर्टिलिटी का सबसे ज्यादा कारण आपको जो है फीमेल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? फीमेल देखने को मिलती है। बेटा जी तनु, आप जो है अबॉर्शन में जा रहे हैं बेटा जी, सर्वाइकल इनकम्पेटेंसी, मुझे लग रहा है आप अबॉर्शन की तरफ जा रहे हैं। आपको टॉपिक नहीं समझ में आया, टॉपिक को समझें क्या कहना चाहता हूं। इनफर्टिलिटी पढ़ा रहा हूं बेटा, समझ रहे हैं, अबॉर्शन नहीं बता रहा हूं, ठीक है? यस, मैंने कहा मेल फैक्टर से ज्यादा फीमेल फैक्टर ज्यादा होते हैं। अब मैंने कहा बेसिक डायग्नोसिस, जब भी कोई कपल जाता है ना इनफर्टिलिटी के लिए, सबसे पहले सीमेन एनालिसिस करते हैं, पहला टेस्ट। अगर कोई फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, इनफर्टिलिटी कपल आया तुम्हारे पास में, तो होता तो फीमेल ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, इनका ज्यादातर रेस्पॉन्सिबल इसके लिए इनफर्टिलिटी के लिए कौन होती है? फीमेल होती है। पर पहला इन्वेस्टिगेशन बताइए, इनफर्टिलिटी के लिए कोई कपल आया तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन बताइए, इनफर्टिलिटी के लिए फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन मेल का करते हैं, सीमन एनालिसिस। इनफर्टिलिटी के केस में पहला एनालिसिस हम सीमन एनालिसिस करते हैं, पहला टेस्ट हमारे पास में सीमन एनालिसिस होता है। पहला टेस्ट अगर हमें कुछ करना है तो हमें क्या करना होता है? सीमन का एनालिसिस करना है, उसके बाद में हम ओवुलेशन चेक करते हैं, फिर और कुछ बेसलाइन टेस्ट करते हैं, टीएसएच करते हैं महिला में, थायराइड चेक करते हैं, एफएसएच का लेवल करते हैं, टेस्टोस्टेरोन करेंगे, डीएचई का लेवल चेक करेंगे, तो वो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम यही करेंगे। ओवुलेशन वोवुलेशन वो आपका बाद में देखेंगे, कुछ बाद में कुछ बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, वो टेस्ट बाद के हैं वो टेस्ट। सर कुछ बात कुछ इंफॉर्मेशन आप मेल के बारे में दे सकते हैं क्या? मैंने कहा यस, मेल के बारे में दे सकता हूं। मैंने कहा बताइए मेल के बारे में बताइए। सीमन एनालिसिस के बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मैंने कहा सीमन इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, कुछ इंफॉर्मेशन आप सीमन से रिलेटेड याद रख लीजिए। मुझे बताइए ज्यादा लोड तो नहीं आ रहा है, टेंशन में तो नहीं आ रहा है सर कितना हो गया, कंटेंट ज्यादा तो नहीं हो रहा है? कंटेंट सही है वैसे तो, सफिशिएंट कंटेंट है। आप अगर ये पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट आपको इस टॉपिक को कहीं से और जगह से पढ़ने की आवश्यकता लगती नहीं है। मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में? कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में बताइए? मजा आ जाना चाहिए, ठीक है? ये इसके जब आपके लिपिन कोड के क्वेश्चन हो, टहल का मत जाना चाहिए। जो बच्चे 30,000 रुपए खर्च करके भी नहीं पढ़ पा रहे हो, वो आप फ्री में पढ़ लो, तो और क्या चाहिए आप?
अरे बोल तो दिया करो बच्चा, थोड़ा जोश दिखना चाहिए मेरे बच्चों में। यस, एक एक जोश, जोश है बरकरार, मजा आ रहा है प्रॉपर, क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सारी चीजें सीख पा रहे हैं। मैंने कहा यस, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अगर सीमन एनालिसिस की बात करूं बेटा, तो सीमन एनालिसिस में आपको समझना चाहिए कि सीमन के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन बताओ। मैंने कहा बेटा जी, कम से कम 2 ml नॉर्मल वॉल्यूम होना चाहिए। कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपका नॉर्मल वॉल्यूम कितना आना चाहिए। जब सीमन आता है, एक बार जब हम एजेकुलेट करेंगे, एक बार एजेकुलेशन में लगभग 2 ml सीमन आना चाहिए। एक बार एजुकुलेशन में कितना सीमेन आना चाहिए? मैंने कहा 2 ml सीमन आना चाहिए। मैंने कहा इसमें स्पर्म कितने होने चाहिए? ये तो सीमन की बात की है मैंने, स्पर्म की बात थोड़ी की है, ये तो सीमन है। सीमन का मतलब होता है पूरा फ्लूइड कंटेंट, जो पूरा आता है ना, वो है आपका सीमन। और उसमें जो स्पर्म होते हैं वो उसके अंदर होते हैं बेटा। स्पर्म की कंसंट्रेशन बताइए, इसमें स्पर्म कितने होने चाहिए? टेस्ट लगाओगे तो स्पर्म का कंसंट्रेशन अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा आप तो मुझे स्पर्म का कंसंट्रेशन बताइए, स्पर्म का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा सर 20 मिलियन पर एमएल होना चाहिए। 20 मिलियन पर एमएल, 1 ml में 20 मिलियन, और बेटा 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। कितने स्पर्म होते हैं सोच के देखो एक बार। 20 मिलियन अभी की गाइडलाइन, ये आपकी गाइडलाइंस हैं, हाँ 15 से 20 मिलियन कहते हैं, बट एग्जैक्ट अगर कभी कोई पूछा जाए तो 20 मिलियन पर एमएल होता है। ये मैं डब्ल्यूएचओ की सीमन एनालिसिस गाइडलाइन 1992 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ये मैं डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन बता रहा हूं, अपनी गाइडलाइन नहीं है, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन बता रहा हूं। आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन, सीमन एनालिसिस गाइडलाइन फॉर ऑफ डब्ल्यूएचओ 1992। ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई गाइडलाइन है। सोचिए बच्चा, 20 मिलियन पर एमएल होना चाहिए। 1 ml में, वैसे 15 से 20 भी बोलते हैं इसे, बट 20 मैं डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन बता रहा हूं इसलिए आपको समझे। 1 ml में 20 मिलियन, और बेटा 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। सोच के देखो कितने कितने स्पर्म होते हैं 2 ml में। हमें चाहिए कितना? एक चाहिए। हमें फर्टिलाइजेशन के लिए कितना चाहिए? एक चाहिए। मैंने कहा यस। मैंने कहा हम तो नॉर्मल अगर गाइडलाइंस पढ़ें तो वॉल्यूम हमारे पास में 2 ml होना चाहिए। स्पर्म मोटिलिटी की अगर बात करें, स्पर्म मोटिलिटी की बात करें तो स्पर्म मोटाइल होने चाहिए, लगभग 50% से ज्यादा मोटाइल होने चाहिए। इसमें 1 मिलियन पर एमएल से कम डब्ल्यूबीसी काउंट कम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सर। डब्ल्यूबीसी अगर ज्यादा हुई तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हुई तो क्या गड़बड़ हो जाएगा सर? मैंने कहा यस। डब्ल्यूबीसी ज्यादा हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगा? मैंने कहा यस, प्रॉब्लम तो होगा ना भाई। यस। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से गौर से समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें क्या स्पेशल है, वो सुने। मैंने कहा जो मैं अभी गाइडलाइन आपको बता रहा हूं, वो गाइडलाइन आपकी डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है, जो आपकी 1992 वाली गाइडलाइन है। क्या सर इसके बाद में कोई नई गाइडलाइन नहीं आई क्या? मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको दोनों गाइडलाइन बताऊंगा, नई वाली और पुरानी वाली। मैं आपको जो गाइडलाइन बता रहा हूं वो नई और पुरानी दोनों वाली बताऊंगा, जिससे कभी कंफ्यूजन नहीं हो। कभी आपको डब्ल्यूएचओ की पुरानी गाइडलाइन पूछ ली जाए तो भी आंसर पता होना चाहिए, और डायरेक्टली पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे, वो दोनों गाइडलाइन आपको बता रहा हूं। मैंने कहा ये डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है बच्चा, मेरी गाइडलाइन नहीं है। 1992 की जो डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन दी है वो गाइडलाइन है, 20 मिलियन वाली, 2 ml वाली। ये वाली गाइडलाइन आपकी डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है 1992। क्या सर कोई नई गाइडलाइन नहीं आई क्या उसके बाद में, 92 के बाद में? मैंने कहा यस आई, और 2010 में गाइडलाइन आई नहीं। कौन सी गाइडलाइन आई? 2010 में दोबारा डब्ल्यूएचओ की एक गाइडलाइन आई है। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ पूछा जाए और 2010 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो याद रखिएगा आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। यहां पर वॉल्यूम 1.5 ml से ऊपर भी नॉर्मली है, यहां पर आपका वॉल्यूम आपका 1.5 ml ही रह जाएगा, यहां पर आपका 1.5 या 1.5 से ऊपर भी नॉर्मली है। और यहां पर अगर स्पर्म की कंसंट्रेशन की बात करोगे तो 1.5 को ही आप 15 कर लो, 15 मिलियन पर एमएल हो जाएगा। वहां पर देखो, वहां पर 2 लिखते थे,
2 ml 2.0 तो वहां पर 20 लिखते थे। यहां पर मैं 1.5 लिखूंगा तो यहां पर 15 मिलियन पर एमएल लिखूंगा। सर अब तो आपने घोर कंफ्यूजन कर दिया, आपने दोनों बता दिए। अब हम आंसर क्या करेंगे जब डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन में वहां पर कुछ नहीं लिखा मिला, ना तो हमें नया लिखा मिला ना पुराना लिखा मिला, कुछ भी नहीं लिखा मिला, तो क्या मानेंगे? मेरे को जब कुछ भी नहीं लिखा मिले ना, तब आप डब्ल्यूएचओ की 2010 वाली गाइडलाइन को फॉलो करना। तब आप अगर वहां पर 2010 या 1992 में लिखा नहीं, क्योंकि प्रीवियसली हुआ क्या था, प्रीवियसली गड़बड़ हो गया था, 1992 वाली वैल्यू पूछी थी, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूं। तब आपको न्यू पे जाना है। जब आपको कुछ भी नहीं लिख के दे तब आप नए पे चले जाना, कुछ भी नहीं लिख के दे तो नई वाली गाइडलाइंस को ही आंसर करना है। अगर स्पेशल लिख के देता है तो आपको पुरानी वाली गाइडलाइन का आंसर करना पड़ेगा। अगर पुराना लिख के देता है कि 90, ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि ये अभी थोड़े दिन पहले एक पेपर हुआ था, उस पेपर में 1992 की गाइडलाइन पूछी गई थी और बच्चे जो है नया वाला आंसर कर रहे थे, क्योंकि बच्चों ने 15 ml वाला और ये 1.5 वाला पढ़ रखा था, तो बच्चे क्या कर रहे थे, नई वाली गाइडलाइन का आंसर कर रहे थे, जबकि उसने 1992 मेंशन कर दिया था। नॉर्मली जब हम रिवीजन करेंगे तब तो हम क्या पढ़ेंगे, 15 ही पढ़ेंगे, 1.5 ही पढ़ेंगे कि 1.5 ml से ज्यादा वॉल्यूम है तो बढ़िया है, 15 मिलियन से ज्यादा है तो भी बढ़िया है, ऐसे पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। पर मैं आपको वो बता रहा हूं जहां आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। मेरे बच्चों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होगी। क्या मेरे बच्चों क्लियर है क्या? टोटल मोर्टेलिटी, मैंने कहा यहां पर टोटल मोर्टेलिटी की अगर बात करूं, टोटल मोर्टेलिटी अगर 40% से ज्यादा है तो भी चलेगा, और प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी 32% से ज्यादा है तो भी चल जाएगा। प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी 32% से ज्यादा है तो भी चल जाएगा, नॉर्मली है। टोटल मोर्टेलिटी 40% से ऊपर है तो भी चलेगा, और अगर आपकी बात करूं प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी वो 32% है तो चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? इसमें कोई दिक्कत है क्या? जल्दी करें आंसर। कोई दिक्कत? इसमें जो लिम्फोसाइट होती हैं, इसमें जो लिम्फोसाइट होती हैं, वो लिम्फोसाइट आपकी, लिम्फोसाइट को अलग करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, टू डिफरेंशिएट द लिम्फोसाइट। यहां पर एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है सीमन में, लिम्फोसाइट को अलग करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और उस टेस्ट का नाम बताइए सर। मैंने कहा बेटा जी उस टेस्ट का नाम क्या होता है, कौन बताएगा मुझे उस टेस्ट का नाम? उसे बोलते हैं एंड 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 टेस्ट, ENDTZ टेस्ट, एंड टेस्ट। एक टेस्ट होता है एंड टेस्ट, जिससे हम लिम्फोसाइट जो होती हैं आपके, उसको डिफरेंशिएट करने में ये टेस्ट मदद करेगा। सीमेन की जैसे पीएच वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा पीएच वैल्यू आपकी 7.2 से 7.8 होती है, मतलब 7.2 से ऊपर होनी चाहिए, 7.2 से ज्यादा होनी चाहिए आपकी स्पर्म की मोटिलिटी, सॉरी क्या बोल रहा हूं, पीएच। 7.2 से लेके 7.8 नॉर्मल पीएच मानी जाती है। यहां पर अगर आप सीमन की पीएच 7.2 से 7.8 रहेगी तो बढ़िया माना जाएगा। अगर 7.2 से ऊपर है मतलब बढ़िया है, मतलब एल्केलाइन पीएच होनी चाहिए, एसिडिक नहीं एल्केलाइन होनी चाहिए, थोड़ी सी स्लाइट एल्केलाइन होती है। 7.2 से लेके 7.8। अच्छा क्लियर है? ईसा ने पहले ही आंसर कर दिया था, बहुत बढ़िया बात। बट और भी समझ लें इसमें कि 7.2 से 7.8 नॉर्मल पीएच है बेटा जी, इसको भी हम थोड़ा सा याद रखें। अब मैं आपको कुछ चीजें वो बताऊंगा जो आपकी कुछ प्रॉब्लम होती है स्पर्म के रिगार्डिंग, उन प्रॉब्लम्स को मैं आइडेंटिफाई करके उनको समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने कहा देखो ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, एस्थोनोस्पर्मिया क्या होता है, टेट्राजोस्पर्मिया क्या होता है, एजोस्पर्मिया क्या होता है, एस्पर्मिया क्या होता है, लीकोसाइटोस्पर्मिया क्या होता है, नेक्रोजूस्पर्मिया क्या होता है। मैंने कहा नॉर्मोस्पर्मिया मतलब कि सारा सारा कंटेंट, नॉर्मोस्पर्मिया को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब नॉर्मल है, तो इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं, नोट्स को यूं ही मत बढ़ाओ, नॉर्मोस्पर्मिया तो वैसे ही समझ में आ रहा है। भाई नॉर्मोस्पर्मिया तो नाम से समझ में आ रहा है, सारे के सारे स्पर्म कैसे हैं, नॉर्मल हैं। जब ऑल सीमन पैरामीटर नॉर्मल मिले
तो नॉर्मोस्पर्मिया बोलते हैं। नेक्रोजूस्पर्मिया, जू वर्ड लगेगा ना, जू वर्ड, खाली स्पर्म बड़ा बर्ड लगा मिले, मेरी बात को समझिएगा, अगर खाली स्पर्म बर्ड लगा मिले तो आप समझिएगा बात किसकी कर रहे हैं, खाली स्पर्म बर्ड लगा मिल जाए तो गड़बड़ होती है, सीमन की मोस्टली बात होती है। ओलिगोजूस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, ओलिगोजूस्पर्मिया बोलू या ओलिगोजूस्पर्मिया बोलू या ओलिगोस्पर्मिया बोलू, इसका मतलब क्या है, मतलब ओलिगो यानी कम हो जाना, जो आपका 20 मिलियन या 15 मिलियन जो बात कर रहे थे उससे अगर कम मिले 2 पर ml तो उसे ओलिगो बोल देंगे। तो ओलिगो को भी मुझे नहीं लगता पढ़ने की जरूरत है, ओलिगोजूस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया पढ़ने की जरूरत है, इसमें भी कंफ्यूजन शायद ही होगा, नहीं तो कंफ्यूजन होने के चांसेस नहीं है। एस्थेनोस्पर्मिया क्या होता है, एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब है जब आपकी मोटिलिटी कम हो जाती है तो उसे एस्थेनोस्पर्मिया या एस्थेनोजूस्पर्मिया कह सकते हैं। टेट्रो, अगर मैं कहूं टेट्रोजूस्पर्मिया, टेट्रो क्या, टेराटो टेराटोजूस्पर्मिया, तो टेराटोस्पर्मिया या टेराटोजूस्पर्मिया बोलूंगा, इसका मतलब है जो स्पर्म है ना वो आपके ठीक नहीं है, उसकी स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी है अगर वो गड़बड़ है, अगर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी गड़बड़ है तो वो आपका टेराटोजूस्पर्मिया कहलाएगा। गड़बड़ होती है एजूस्पर्मिया में और एस्पर्मिया में। बेटा जब एजूस्पर्मिया और एजूस्पर्मिया होता है, एक तो एजूस्पर्मिया और एस्पर्मिया में गड़बड़ होती है, बाकी में कहीं गड़बड़ नहीं होती, बाकी तो तुम नॉर्मली कर ही लेते हो। अब इसमें उल्टा है बेटा, लगता है एस्पर्मिया मतलब स्पर्म नहीं होगा, एस्पर्मिया में लगता है स्पर्म नहीं होगा, बट बेटा यहां पर तो इजैकुलेशन ही नहीं होता, नो सीमन। एस्पर्मिया में नो इजैकुलेशन, यहां पर इजैकुलेशन ही नहीं होता बेटा, सीमन ही नहीं आता। और जूस्पर्मिया, अगर जूस्पर्मिया कह रहा है तो यहां पर सीमन तो आता है, पर जो स्पर्म का काउंट है ना, यहां पर जो आपका एजूस्पर्मिया सीमन तो आता है पर सीमन में स्पर्म नहीं होते, यहां पर तो सीमन ही नहीं आता, और यहां पर नो स्पर्म इन सीमन। अब यही है कंफ्यूजन का विषय, ध्यान से सुन लीजिएगा, यही है जो गड़बड़ करेगा, एक में स्पर्म नहीं है और एक में सीमन नहीं है, एक में स्पर्म नहीं है और एक में सीमन नहीं है, याद रखिएगा, उल्टा कर लीजिए, एक में स्पर्मिया लिखा हुआ है, नाम से तो ऐसा लगता है स्पर्म नहीं है बट गलत है, सीमन नहीं है इसमें, उल्टा करके देखना इसको कभी भी, गड़बड़ यही होती है, पेपर में यही आता है, बार बार में मैंने अभी तक जितना देखा है ना पेपर में यही आता है, क्योंकि गड़बड़ यही होती है। क्योंकि जहां कंफ्यूजन वहीं एग्जामिनर की नजर, और कंफ्यूजन तो बेटा यहीं पर है, एजूस्पर्मिया और एस्पर्मिया में यहीं पर कंफ्यूजन आता है, इसलिए हमेशा उल्टा करके याद रख लें कि एस्पर्मिया जब पूछेगा तो एस्पर्मिया का मतलब क्या है, इनका स्पर्म नहीं है, मतलब कि यहां सीमन नहीं है, एक्चुअल में लग तो ऐसा रहा है कि स्पर्म नहीं है बट एक्चुअल में यहां पर क्या नहीं है, इनके यहां पर सीमन नहीं है। क्लियर है बेटा? क्या मेरे बच्चों को ये क्वेश्चंस क्लियर हैं या नहीं है, एजोस्पर्मिया का, एस्पर्मिया का, ये छोटे छोटे डाउट्स हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं? मैं कहूं ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया, ल्यूकोसाइट का कम हो गया तो ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया कह देते हैं उसे, उसे हम क्या कह देते हैं, ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया कह सकते हैं, तो वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अब एक बात सुनो, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट प्लान बता देता हूं, कुछ ट्रीटमेंट प्लान बता देता हूं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। मैंने कहा हमारे पास में अगर इनफर्टिलिटी है किसी महिला को तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, क्योंकि मेल में प्रॉब्लम थी तो उसका जो है यूट्रस में क्या कर सकते हो आप, यूट्रस में क्या डाल सकते हो, यूट्रस में सीमेंट डाल दो, तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करवा सकते हैं, एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन है हमारे पास में, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन।
समझ में आ रहा है? कितना ml डालते हैं सर इसमें? इंट्रा यूट्राइन कैविटी में एक कैथेटर डालते हैं और उसके माध्यम से इसको डाल देते हैं। समझ में आ रहा है? इंट्रा यूट्राइन, तो ध्यान से समझिएगा, जल्दी बताइए। हम इसमें हस्बैंड के स्पर्म भी डाल सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के भी स्पर्म डाल सकते हैं। अगर किसी और हस्बैंड के ले रहे हैं तो डायरेक्टली डाल सकते हैं, बट किसी दूसरे के अगर स्पर्म ले रहे हैं तो याद रखिएगा फ्रोजन स्पर्म डालते हैं, जिससे आपको एचआईवी के रिस्क कम रहे। पहले हालांकि जो किसी अगर डोनर से स्पर्म डाल रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के स्पर्म डाल रहे हैं, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के स्पर्म डाल रहे हैं तो पहले तो उस व्यक्ति को हम चेक करते हैं, एचआईवी, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, ऐसी बीमारियों के लिए चेक कर लेते हैं, फिर भी उसे हम फ्रोजन स्पर्म यूज करते हैं। अगर हम स्पर्म जो डाल रहे हैं, स्पर्म जो डाल सकते हैं वो हस्बैंड से भी डाल सकते हैं, हस्बैंड के भी स्पर्म भी डाल सकते हैं और डोनर के भी डाल सकते हैं। अगर डोनर के डाल रहे हैं तो फ्रोजन स्पर्म डाले जाते हैं, फ्रोजन स्पर्म डालते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एचआईवी। एचआईवी के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, एचआईवी के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम फ्रोजन स्पर्म यहां पर डालते हैं। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही है बच्चा? मैंने कहा ठीक, ये बात तो आपको समझ में आई। तो इसमें हम कितना डालते हैं? मैंने कहा इसमें हम कितना डालते हैं बच्चा? कितना डालते हैं? 0.3 ml। एक होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसआई। एक टेक्निक होती है हमारे पास में आईसीएसआई टेक्निक। एक तो हम इंट्रा यूट्राइन फर्टिलाइजेशन, सॉरी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन पता होना चाहिए, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता क्या है। एक मेथड हमारे पास में क्या होता है, आईसीएसआई मेथड होता है। मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईसीएसआई? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी हमारे पास में एक मेथड होता है। सर इसमें क्या करते हैं आईसीएसआई में? मैंने कहा आईसीएसआई में हम स्पर्म को सीधा ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ओवम के अंदर डालने की प्रक्रिया है। पर इसमें गड़बड़ ये होती है कि इसमें कंजेनिटल एनोमली के रिस्क बढ़ जाते हैं। कंजेनिटल एनीमिल के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है ये? इसके रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। मैंने कहा ठीक सर। अगर फीमेल में प्रॉब्लम होती, ये तो मेल की प्रॉब्लम थी, ये तो मेल की प्रॉब्लम थी, पर अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, कई बार ओवुलेशन ही नहीं होता, तो ओवुलेशन की टैबलेट वगैरह देते हैं। कई बार थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कभी हाइपर प्रोलेक्टिन का लेवल होता है, कई महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फीमेल की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी वजह से भी हमें कई बार फर्टिलिटी नहीं होती। अगर हमने क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसमें ओवुलेशन नहीं हो रहा था तो हमने ओवुलेशन के लिए अगर क्लोमीफेन सिट्रेट दे दिया, क्लोमीफेन सिट्रेट अगर दवाई यूज की, तो हमारा क्या रिस्क क्या रहेगा? हम ओवुलेशन के लिए दे सकते हैं। मैंने कहा यस, ओवुलेशन कराने के लिए क्लोमीफेन सिट्रेट यूज की जाती है, सब लोगों को पता होता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी आ सकती है, यस, मल्टीपल प्रेगनेंसी के रिस्क बढ़ सकते हैं, एक से ज्यादा बच्चे हो जाएं, एक से ज्यादा ओवम आ जाए, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे साथ में, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। अगर हमें कोई पूछे कि हमें ओवेरियन रिजर्व देखना है, बेस्ट इंडिकेटर बताइए ओवेरियन रिजर्व का, तो सीरम डे थर्ड एफएसएच लेवल देख लेते हैं। एफएसएच का लेवल, एफएसएच का लेवल ओवेरियन रिजर्व के लिए बढ़िया टेस्ट होता है, एफएसएच का लेवल देखना। सर और हम इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं क्या? मैंने कहा यस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है?
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है वो बताइए। मैंने कहा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करेंगे आप, इधर से ओवम लेंगे, इधर से स्पर्म लेंगे, ओवम लेंगे और स्पर्म लेंगे, और ओवम से स्पर्म को लेके हम क्या करेंगे, ओवम ले लिया, स्पर्म ले लिया, समझ में आ रहा है, ओवम ले लिया, स्पर्म ले लिया, और ओवम स्पर्म को लेके एक परखनली में लेंगे और इनको क्या करवा देंगे, फर्टिलाइज करवा देंगे, एम्ब्रियो बनेगा। दूसरे तीसरे दिन इसको हम क्या करते हैं, फिर दोबारा दूसरे तीसरे दिन पहले हम 3 दिन में डालते थे, आजकल हम डे 5 पर डालते हैं। आजकल डे 5 पर जो बनता है उस डे 5 वाले कंटेंट को आजकल हम डे 5 वाले पे डालते हैं। पहले 2-3 दिन में डाल देते थे, आजकल हम इसे फर्टिलाइज करने के बाद में, इंक्यूबेट करने के बाद में 5वें दिन आजकल डाल रहे हैं। पहले 2-3 दिन में डालते थे, आजकल इसे 5वें दिन डाला जा रहा है। नॉर्मली 3 से 4 दिन में डालते हैं। कहां डालते हैं सर, तो हम 1 सेंटीमीटर बिलो द फंडस, कहां डालते हैं हम, बिलो 1 सेंटीमीटर बिलो डालते हैं फंडस के, लगभग 1 सेंटीमीटर, जिससे इम्प्लांटेशन आपका नॉर्मल हो जाए, इम्प्लांटेशन को नॉर्मल हो जाए तो हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर बिलो द फंडस उसको डाल देते हैं। हम सर्वाइकल चीज को देखने के लिए, क्वालिटी को देखने के लिए, सर्वाइकल कंपेटिशन को देखने के लिए पोस्ट कोइटल टेस्ट भी करते हैं, और पोस्ट कोइटल टेस्ट में एक हुनर टेस्ट या सिम्स टेस्ट आता है स्पर्म के फंक्शन को देखने के लिए। ये भी हमें पता होना चाहिए। पोस्ट कोइटल टेस्ट, कोइटस के बाद में कौन सा टेस्ट करते हैं, तो कोस्टर के बाद में ये कर सकते हैं। तो बेटा जी ये हमने कुछ टेस्ट के बारे में बातें करी हैं, शायद मैंने कुछ, एक गिफ्ट भी होता है गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गेमेट्स को फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे और वहीं पर वो जो है आपका फर्टिलाइजेशन होगा और देन आपका जो है उसे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये भी हमारा एक टेस्ट हो सकता है, गिफ्ट, गिफ्ट करके भी एक टेस्ट करते हैं। हालांकि इनको हम जब दोबारा इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे हमारी मेन क्लास में, तो वहां पर और अच्छे से मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए यहाँ पर इतना ही याद रख लेते हैं। चूज एन एप्रोप्रिएट, क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कपल विजिटिंग द इनफर्टिलिटी क्लिनिक फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेट दैट दे हैव बीन ट्राइंग टू कंसीव फॉर 2 ईयर, 2 ईयर से प्रयास कर रहा है बट उनको जो है कंसीव नहीं हो पा रहा है। आफ्टर ए हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बोथ पार्टनर, दोनों पार्टनर का हमने क्या ले लिया, हिस्ट्री कलेक्ट कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया। द नर्स डिटरमाइन दैट एप्रोप्रिएट आउटकम फॉर द कपल वुड बी टू अकम्प्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द एंड ऑफ दिस विजिट। पहली बार वो दिखाने आए, उसके बाद में हमारा क्या गोल अचीव होना चाहिए, पहली बार जब वो पहली बार में आए हैं तो पहली बार में क्या गोल अचीव होना चाहिए। आंसर करें जल्दी से, जल्दी से सोच के आंसर करिए, फास्टली आंसर करिए, देखते हैं कितने लोग अच्छा आंसर कर पाते हैं। सोचने का क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिएगा। थोड़ा सोचिएगा और आंसर करने का प्रयास करिएगा। आप कितना बढ़िया आंसर कर सकते हैं, सोचिए, थोड़ा सोचें और देन आंसर करने का प्रयास करें, क्या बेहतरीन हो सकता है। सब लोग करें बेटा जी, जल्दी करें, फास्टली आंसर। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छा आंसर कर पाएंगे शायद, कि जब ये विजिट एंड होगी तो आप क्या उम्मीद करते हैं क्या हुआ होगा, क्या गोल हमने अचीव किया होगा एंड पर, विजिट के एंड पर। याद रखिए बेटा जी, कब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी बात सुनिएगा। हाँ, अब सबके अपने अपने आंसर हैं, मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है, मैं बताने का प्रयास करूंगा। चूज एन एप्रोप्रिएट इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट मेथड। एक बात बताओ, तुम पहली बार कहीं गए, पहली बार अपना डिस्कस करने गए, क्या एक ही बार में तुम्हारा इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चूज हो जाता है क्या? क्योंकि ये इतना इजी मेथड तो है नहीं है, इजी चीजें तो है नहीं है। आपके घर वालों सारे सर्विस नहीं कर सकते, यस भाई, डायरेक्टली तुम ये तो नहीं कर सकते कि डायरेक्टली तुम गए और पहली बार में तुम एक्सेप्ट करके आ गए ये करना है और फास्टली हो गया, ऐसा तो नहीं होता, नॉर्मली तो नहीं होता। पहली बार में तुम जाते हो तो तुम्हें पता तो लगे, पहले पता तो नहीं है कि ट्रीटमेंट, पहली बार में जाते हो बेटा तो पहले तो टेस्ट होते हैं,
पहले दिन ही पता थोड़ी लग जाता है। आज किसी कपल को प्रॉब्लम है भाई, पहली बार आप गए और पहली बार गए तो क्या आपको पहली बार में सारा पता लग जाता है कि व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम, नहीं पता लगेगा ना, सीमेन एनालिसिस ही नहीं हो पाएगा। तो पहले दिन तो टेस्ट वेस्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन को साझा कर पाते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, क्या हम इसका उपचार कर सकते हैं। तो हम ओनली एग्जामिन होता है, पहली विजिट है उसकी, जब दोबारा विजिट आएगी तब उसका टेस्ट वेस्ट लग चुके होंगे, तब हमें सारी चीजें समझ आने लगेंगी। तो पहली बार में तो विजिट होती है बेटा, उस टाइम टेस्ट लगते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, आफ्टर दैट हम समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट तो नहीं आएगा क्योंकि टेस्ट ही नहीं होंगे। पहले मेल का टेस्ट होगा, सीमेन एनालिसिस होगा, उसके बाद में हम फीमेल के अंदर ओवुलेशन को चेक करेंगे, फिर और बहुत सारे टेस्ट लगेंगे, आफ्टर दैट होगा। तो पहली विजिट में ये तो पॉसिबल है नहीं बिल्कुल भी। Acknowledge that only 50% of infertile couple achieve the pregnancy, नहीं अचीव हो सकती है प्रेगनेंसी, मैंने कहा हो सकती है, ये तो गड़बड़ है। डिस्कस अल्टरनेटिव मेथड ऑफ द हैविंग द फैमिली सच एज द अडॉप्शन, उसको सीधा ही बोले कि भाई साहब तुम अडॉप्शन ले लो, तो सीधा ही इनफर्टिलिटी का दूसरा आप ऑप्शन बता रहे हैं, नहीं ये ऑप्शन हो सकता है पर ये बाद में हो सकता है जब सारे मेथड फेल हो रहे हैं। वो क्या चाहते हैं, पहले हमें प्रॉब्लम को तो ढूंढना है। माना कि एक महिला है, अचीव नहीं कर पा रही थी और प्रॉब्लम इतनी सी थी कि ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा था, एक टैबलेट से काम चल सकता था, क्लोमिफेन सिट्रेट की टैबलेट से काम हो जाता। तो क्या अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसको क्लोमिफेन सिट्रेट तो मत दो और उसको तुम अडॉप्शन के लिए बता दो कि अडॉप्शन ले लो। पहले कारण तो जानो कि हो क्या रहा है, दिक्कत कहां है, सीमन में प्रॉब्लम है या ओवुलेशन में प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई छोटी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो जानो, उसके बाद तो बात करेंगे कि अडॉप्शन करना है या क्या करना है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? डिस्क्राइब ईच ऑफ द पोटेंशियल कॉज, क्या कारण हो सकते हैं उनको डिस्कस करना, और पॉसिबल क्या ट्रीटमेंट हो सकता है उसको डिस्कस करना। जिन्होंने फोर्थ आंसर कर लिया था बिना सोचे, बिना किसी की चीटिंग के, वो बहुत बढ़िया आंसर था। राइट आंसर इज फोर्थ आंसर। मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन का रियल मीनिंग समझ आया होगा, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है और उसका हमें क्या रियल में आंसर करना होता है, कैसे आंसर हम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ने का प्रयास करता हूं और मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। लगभग हम आज के लास्ट सेशन की तरफ पहुंच रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आज के सेशन को लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू हैव एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एज इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट अबाउट द आईवीएफ इंडिकेट दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड। आईवीएफ का मतलब क्या होता है मैं पूरा समझा चुका हूं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में पहले से आप पर्सनली में उसका क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ रिक्वायर द सप्लीमेंटल एस्ट्रोजन, क्या एस्ट्रोजन देंगे क्या इम्प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए। मैंने कहा इम्प्लांटेशन तो बेटा प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन देंगे ना भाई, और प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन P4 प्रेगनेंसी, P4 प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन होता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन नहीं होता बेटा। इम्प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेस्टेरोन होता है, इसीलिए जब ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पर तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेन होता है, न कि एस्ट्रोजन। तो आप आईवीएफ जब इम्प्लांटेशन कराएंगे तो बाहर से प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, एस्ट्रोजन नहीं देना। क्या दे सकते हो, प्रोजेस्टेरोन दे सकते हो, क्योंकि वही होता है नेचुरली भी तो वही आता है ना। तो ये तो गलत हो गया। द प्रेगनेंसी रेट विद द आईवीएफ इज हायर देन दैट विद द गेमेट नहीं, गेमेट जो गिफ्ट वाला मेथड होता है ना, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, उसमें ज्यादा रेट होती है, ये तो गलत है। आईवीएफ इन्वॉल्व बाईपासिंग द ब्लॉक्ड और एब्सेंट फॉलोपियन ट्यूब, मैंने कहा यही तो गड़बड़ थी इसमें। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या दिक्कत थी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तभी तो कर रहे थे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अगर तुमने गैमेट का ट्रांसफर किया, मैंने कहा गैमेट ही कर दो फिर, अच्छा है। तो क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना भाई, तुम्हारा क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है सर गिफ्ट मेथड जब बढ़िया है तो आप आईवीएफ पे क्यों जाएं, गिफ्ट पे जाए ना। बेटा अगर फेलोपियन ट्यूब तुम्हारी पिचकी हुई है और तुम ट्रांसफर करेंगे तो वो तो आएगा नहीं ना, एक्टोपिक हो जाएगी प्रेगनेंसी। दिक्कत तो यही हो रखी है वहां पर, इसलिए गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब चिपकी होंगी तो हमें आईवीएफ पे जाना पड़ेगा, और आईवीएफ पे जाना पड़ेगा तब आईवीएफ। तो आईवीएफ इन्वॉल्व बाईपासिंग, बिल्कुल ये बाईपास करता है, फेलोपियन ट्यूब की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। और बोथ ओवम स्पर्म आर इंस्टिलेटेड इनटू द ओपन एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, क्या फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम डालते हैं क्या, नहीं बेटा वो गिफ्ट में डालते हैं, इसमें थोड़ी ना डालते हैं। तो आंसर राइट आंसर इज 3। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। A 20-year-old primigravida client tell the nurse that her mother had a friend who died from the hemorrhage about 10 years ago.
वो एक 20 साल की महिला है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, वो अपने नर्स को बता रही है कि उसकी माँ का हेड, एक माँ की दोस्त थी जो मर गई थी 10 साल पहले, उसको हेमरेज हुआ था वेजाइनल डिलीवरी के बाद। मेरी बात समझो, एक 20 साल की बच्ची है जो प्रेग्नेंट हुई है, पहली बार मां बनी है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, पहली बार मां बनी है, वो अपने नर्स से कह रही है कि देखो भाई, मेरी 10 साल पहले एक मेरी माँ की दोस्त थी, उसको हेमरेज हुआ था डिलीवरी के बाद में और वो मर गई। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स वुड बी द मोस्ट हेल्पफुल? अब क्या बात करोगे तुम? तुमसे ऐसे कोई बोलेगा तो तुम क्या करोगे? आंसर करने का प्रयास करो फास्टली। क्या बेहतरीन आंसर हो सकता है? दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। जल्दी आंसर करें सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। क्या आंसर हो सकता है बच्चा इसका? सोच के बताओ जल्दी, फास्टली आंसर आने चाहिए बेटा। अपने अपने आंसर करें, किसी का कॉपी नहीं करें। अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो किसी को कॉपी नहीं करें, अपना बताएं। किसी को कॉपी नहीं करें, अपना आंसर करें। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ईसा चौधरी बिल्कुल राइट है बेटा। टुडे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिजल्टेड इन लो मैटरनल मोर्टेलिटी। कि भाई साहब आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है और आजकल मैटरनल होती तो है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मां मरती तो है ना, फिर भी मरती है। तो भले ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फिर भी डेथ तो होती है ना मां की। तो ये तो कोई बढ़िया आंसर हो नहीं सकता। तुम धमका थोड़ी ना, नहीं 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 कोई कंसर्न नहीं है, तुम डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है, विथ थिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, पहले जो होना था हो गया, अब घबराने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, घबराने की जरूरत है, हेमरेज तो हो सकता है, डेथ तो हो सकती है, तो उसको ये थोड़ी कहेंगे डोंट कंसर्न कि टेंशन ही मत लो तुम, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, पेशेंट मर गया तो तुम्हारी खाल खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे नहीं बोलते हैं डोंट कंसर्न, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, पेशेंट को आप बात ही नहीं करने दे रहे। इन द यूनाइटेड स्टेट मदर सेल्डम डाई इन द चाइल्ड बर्थ, कि कभी कभार मरती है, नहीं ये भी गलत है। व्हाट इज दैट कंसर्न? जितना हो सके ओपन ओपन कम्युनिकेशन पे जाते हैं, जितना हो सके ओपन कम्युनिकेशन पे जाते हैं, जितना बात हो सके उतना पेशेंट से बात करते हैं। जब भी मैंने कहा कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आता है ना, तो कम्युनिकेशन क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, कम्युनिकेशन वाला कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, अगर तुम्हें ओपन कम्युनिकेशन कहीं मिल जाए जिसमें ज्यादा बात लग रही है तो वो बढ़िया है। व्हाट इज इट दैट कंसर्न यू अबाउट प्रेगनेंसी, लेबर, डिलीवरी? बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या बात करना चाहता है वो पेशेंट, क्या कंसर्न है उसका, उसके बारे में बात करना ज्यादा बेहतरीन होगा। तो सबसे बढ़िया आंसर यहाँ पर फोर्थ नंबर आंसर हो सकता है बेटा जी, क्योंकि ये उसके कंसर्न को जानने का कोशिश कर रहा है, ये उसका ओपन कम्युनिकेशन करेगा, ये यहाँ पर आपको उसको और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा, जब पेशेंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिले तो ये हमारा ज्यादा अच्छा आंसर हो सकता है। क्लियर है? मैंने कहा बढ़िया। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है इसे आप एक झटके में कर देंगे। ए 19 ईयर ओल्ड मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट विजिटिंग द क्लिनिक फॉर अ रूटीन एग्जामिनेशन आस्क्ड द नर्स अबाउट द सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड द नर्स एक्सपेक्ट इंक्लूड इन द क्लाइंट टीचिंग प्लान? मेस्टोसाइकिल में क्या सर्वाइकल चेंजेस, सर्वाइकल जो आपके सर्वाइकल सिक्रीशंस आते हैं, सर्वाइकल जो म्यूकस आता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में ये पूछ रहा है। मुझे जल्दी से बता दो। अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए टू मच मगरमच सिंपल होना चाहिए, बहुत ईजी होना चाहिए, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अबाउट द मिडवे थ्रू द मेस्टोसाइकिल, की मिडवे साइकिल के लगभग बीच में सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है क्या बेटा? लगभग मिड की अगर बात करूं तो लगभग 14 दिन, और 14 दिन के टाइम तो ओवुलेशन आता है, और ओवुलेशन के टाइम पर तो थिन सिक्रीशन आते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत कह रहा है कि मिड में आपका ये, तो आप गलत हो जाता है। ड्यूरिंग द ओवुलेशन सर्विक्स रिमेन ड्राई, सर्विक्स ड्राई थोड़ी ना होगा, वहां सर्विकल सिक्रीशन आएंगे बेटा, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। एज ओवुलेशन अप्रोच सर्वाइकल म्यूकस इज एबिडेंट, बढ़िया होगा, क्लियर होगा। और यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं कौन सा हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होगा, एस्ट्रोजन। वो नहीं भूलना है, क्वेश्चन को सारे को याद करते चलो, एस्ट्रोजन जिम्मेदार होता है। बात सही कह रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। क्या सर्वाइकल म्यूसल डिसेव इमीडिएटली जस्ट ओवुलेशन हुआ और ये गायब हो जाता है क्या? क्या आपका ओवुलेशन नहीं, ओवुलेशन के बाद में गायब नहीं होता। ओवुलेशन जब होता है तो सिक्रीशन ज्यादा आते हैं,
और पतले आते हैं आफ्टर दैट। जब आपका ओवुलेशन हो गया उसके बाद में धीरे धीरे आपके जो सिक्रीशन होते हैं वो थिक हो जाते हैं, आपके जो सिक्रीशंस होते हैं वो थिक हो जाते हैं, धीरे धीरे मोटे थिक हो जाते हैं, बट गायब नहीं होते हैं कि तुरंत गायब हो जाते हैं। समझ गए? तो ये भी उसका गलत है। तो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या था? राइट आंसर इज 3। चलिए, कैसी लगी क्लास आपको? जल्दी आंसर करिए। कितना बढ़िया सेशन रहा आपका? क्या आप सेशन से हैप्पी हैं या दुखी हैं? आप जब सेशन में आ रहे हैं, आप सेशन को एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप सेशन को सच में आप एंजॉय कर पा रहे हैं? चलिए, आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा ना? चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने सेशन से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, बहुत अच्छा सीख के जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और मेहनत करें। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। सब अच्छे रहें, हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, बेहतरीन रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।